नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में इडुटेरिया के। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है प्लेलिस्ट की। तो चलिए आज के पहले नंबर को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है। तो जो आम चुनाव हुआ था 2024 में, आपको पता होगा कि 2024 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा में मतलब टोटल जो मतदान हुआ था वो कितनी परसेंट हुआ था। क्या 100% लोगों ने जाकर के दिया था? तो ये भी बात गलत है। 100% तो मतलब मुश्किल है। तो कितना परसेंट हुआ था इसका वोट जो हुआ था, तो आप कहेंगे वो जो वोट हुआ था वो 65.79% जो है वो आपका मतदान दिया था। जो आपका 2024 में दिया गया था वो आपका दिया गया था मात्र 65.79, यानी कि 79% दिया था। अच्छा, अगर इसी में बात करता है कि सर्वाधिक, आप कहेंगे कि सर्वाधिक सर्वाधिक मतदान जो था वो आपका सर्वाधिक मतदान के परसेंटेज अगर निकाले तो उसमें से कौन सा राज्य या तो फिर यूटी था, तो आप कहेंगे कि वो था आपका लक्षद्वीप था। कौन था? लक्षद्वीप था। उसके बाद में अगर सेकंड नंबर की बात करता हूँ तो सेकंड नंबर पर जो था वो असम था। कौन था? असम है। और आपका सबसे कम जो वोट मिला है, सबसे कम जो वोट मिला है, मतलब थर्ड नंबर पर भी हम नहीं इसको कह सकते हैं। अगर सबसे कम वोट की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे कम वोट जो आपका मिला है, सबसे कम वोट जो मिला है वो आपका मिला है बिहार से। मतलब न्यूनतम अगर मैं सबसे कम की बात करता हूँ, सबसे 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 कम की बात करता हूँ तो सबसे कम जो वोट मिला है वो आपका मिला है बिहार से। कि कहाँ से? बिहार से। लगभग लगभग 65%, 56% जो है वो सबसे कम मिला है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड बोर्ड सुरंग का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपका 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेडबोर सुरंग का उद्घाटन किया है। तो आपका किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे किया है जी? आपका ये जम्मू कश्मीर में किया है। अच्छा, उसके बाद जेडबोर सुरंग की बात करता हूँ तो आपका जेडबोर जो सुरंग है, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जेडबोर सुरंग जो है, जेड बोर्ड क्या जी, आप कहें कि यहाँ पे जो है वो आपका, अगर मैं बात करता हूँ तो हाँ, जेड सुरंग जो है वो आपका ये जेड की तरह दिखती है। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट जो है वो आपका 8650 फीट है। क्या है? 8650 फीट है। और इसकी लेंथ की बात करता हूँ, यानी कि लंबाई की बात करता हूँ तो 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जेडबोर सुरंग जिनको 13 जनवरी 2025 को उद्घाटन किया है, वो आपका जो जोड़ती है वो आपका श्रीनगर, क्या जी, श्रीनगर, क्या जी, श्रीनगर को आपका लेह से जोड़ती है। किसे? लेह से जोड़ती है। और सोनबर्ग मार्ग, इसका इसका अगर अलग नाम है तो आपका कौन है? तो आपका सोनबर्ग मार्ग, सोनबर्ग मार्ग इसका जो है वो आपका नाम है। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? तो ये आपका किया गया था 19 फरवरी 2015 को। कब जी? तो 19 फरवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो मृदा 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 संरक्षण दिवस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका मृदा मृदा संरक्षण दिवस जो मनाई जाती है वो आपका कब मनाई जाती है जी? तो आपका 5 दिसंबर को मनाई जाती है। क्या जी? 5 दिसंबर को मनाई जाती है। और मृदा के स्टडी को क्या कहते हैं? तो मृदा के स्टडी को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूनाइटेड किंगडम की पहली वित्त मंत्री कौन बनी है जी? तो आप जानते होंगे कि जो आपका पहली वित्त मंत्री बनी है वो आपका कौन बनी है? तो पहली वित्त मंत्री आपका जो बनी है वो आपका बनी है रेचल रिब्स। कौन बनी है? तो आपका ये जो बनी है वो आपका रेचल रिब्स बनी है। रेचल रिब्स बनी है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला बनी है।
ठीक है जी, इतनी बात ध्यान में रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि अच्छा वित्त मंत्री तो यहाँ पे हो गया, अब अगर मैं बात करता हूँ कि बिहार, बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो बिहार के वित्त मंत्री आपको पता होगा, ये जो है वो आपका सम्राट सम्राट चौधरी, क्या जी? आप कहेंगे कि सम्राट चौधरी, क्या है? सम्राट चौधरी है। अच्छा, अगर मैं बिहार की बात करता हूँ, वही अगर मैं बात करता हूँ कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे कि भारत के, यानी कि इंडिया, इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के वित्त मंत्री कौन है जी? तो आप कहें कि वो जो है वो आपका निर्मला, क्या जी? निर्मला, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, क्या जी? निर्मला सीतारमण है। अच्छा, वित्त आयोग की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो वित्त आयोग की अगर मैं बात करता हूँ वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग जो है वो आपका वित्त आयोग, क्या है जी? आपका एक वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल्स कितने में है? तो आपका एक वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल्स 280 में है। लेकिन राज्य वित्त आयोग अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आपका राज्य वित्त आयोग, क्या जी? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात करता हूँ तो वो आर्टिकल्स नंबर 243 के आई में है, क्या जी? आर्टिकल्स 243 के आई में, ठीक है जी, यहाँ तक हम लोग जान गए। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है जी? तो आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, तेलंगाना में नहीं, ये जो हुआ है वो आपका केरला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? केरला में मकरविलक्कू। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि केरला की अगर मैं बात करता हूँ, तो केरला में और क्या-क्या बनाई जाती है? तो केरला में आपका बनाई जाती है आपका ओमान, क्या जी? ओमान बनाई जाती है। फिर आपका पोंगल, पोंगल कहाँ पे बनाई जाती है जी? आपका पोंगल जो बनाई जाती है वो आपका केरला में बनाई जाती है। क्या? पोंगल, पोंगल कहाँ बनाई जाती है? तो केरला में नहीं बनाई जाती। ये पोंगल जो है वो तमिलनाडु में बनाई जाती है। लेकिन आपका अटूकल पोंगल, क्या जी? अटूकल, अटूकल पोंगल जो बनाई जाती है वो आपका केरला में बनाई जाती है। फिर आपका जो है वो आपका बीसू, क्या जी? आपका एक बीसू जो है वो आपका केरला में बनाई जाती है। त्रिशूल पूरब, क्या जी? आपका एक त्रिशूल पूरब, त्रिशूल पूरब जो है वो बनाई जाती है आपका कहाँ पे? तो आपका ये केरला में बनाई जाती है, और आपका बनाई जाती है मकरविलक्कू जो है वो आपका केरला में ही बनाई जाती है। अच्छा, तमिलनाडु में क्या बनाई जाती है? तो तमिलनाडु में आपका जल्लीकट्टू बनाई जाती है, क्या जी? जल्लीकट्टू, क्या जी? आपका एक जल्लीकट्टू बनाई जाती है। उसके बाद में आपका पोंगल बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? पोंगल, पोंगल बनाई जाती है। फिर आपका अगर मैं देखूँ तो वाई पुशप, क्या जी? आपका एक बनाई जाती है वाई पुशप, वाई पुशप बनाई जाती है। अच्छा, इतना हुआ जी। चलिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यहीं पे तो आपका आंध्र प्रदेश में क्या बनाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में उगादी महोत्सव बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उगादी महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव बनाई जाती है। अच्छा, तेलंगाना में क्या-क्या बनाई जाती है? तो तेलंगाना में आपका बेदरम जात्रा, क्या जी? बेदरम जात्रा बनाई जाती है। फिर आपका बनाई जाती है बोनालू, क्या जी? आपका एक वो नालू बनाई जाती है। फिर आपका बथुकम्मा, क्या जी? वाधुकम्मा, वाधु का अथवा बथुकम्मा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बथुकम्मा, फूलों का त्योहार। इसमें जो है फूलों का त्योहार इसको कहते हैं, फूलों का त्योहार, क्या जी? फूलों का त्योहार मनाई जाती है। ठीक है जी, चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बजट 2025-26, क्या जी? आप कहिए कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा है वो आपका 3.16 लाख रुपए का जो है वो आपका लक्ष्य रखा है। ये कौन सा मैं बता रहा हूँ? आपका जो 25 और आपका जो है वो आपका 26, क्या जी? 25 और 26 का जो है वो ये बनाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च रखा, अगर अगर इसके पिछले साल की बात करता हूँ, यानी कि 2024-25 की बात करता हूँ, तो उसमें आपका रखा गया 2.78 लाख करोड़ रुपए का जो है वो आपका लक्ष्य रखा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो वो आपका किसने जीता है? तो वो आपका जीता है फिलिस्तीन ने। किसने जीता है? फिलिस्तीन ने जीता है। किसने जीता है? फिलिस्तीन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो आपका करेक्ट जवाब है। यूक्रेन की राजधानी आप जानते हैं, यूक्रेन की राजधानी जो है वो आपका कीव है। क्या है जी? आपका ये कीव है। इजराइल और नाइजीरिया, तो इज़राइल की राजधानी जो है वो आपका यरूशलेम, और इसका भी यरूशलेम है। आप इसको सर्च करके देखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जनवरी 2025, क्या जी? आपका ये कि जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो क्या जी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो बाइडेन से पिछली बार यानी पिछले इलेक्शन में हार गए थे। तो उन्होंने जो है वो इस बार अपनी मौका नहीं गँवाई और इस बार जो है वो जीत गए। तो जीतने के बाद आपका जो है वो जो आपका मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन में आपका शामिल थी अमेरिका, और अमेरिका जो है वो आपका सबसे ज़्यादा
अमेरिका जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका फंडिंग दिया करता था। तो क्या हुआ था कि कोरोना वायरस फैला था 2020-19 में, तो ठीक से WHO वाले ने जानकारी नहीं दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि मैं इतना अगर फंडिंग देता हूँ, तो कम से कम प्रॉपर जानकारी तो देनी चाहिए। तो ऐसा बोल रहा था कि चीन जो है वो इसके चपेट में आ गया था, तब जो है वो WHO वाले ने मतलब हमें जानकारी प्रोवाइड किया था। भाई इतनी पैसा खर्चा करते हैं और तुम कि जिस काम के लिए तुमको रखे हैं, वो काम नहीं कर रहे हो, तो फिर किस दिन काम आओगे? तो इसलिए जो है वो जैसे ही राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो WHO से इन्होंने रिज़ाइन मार दिया, मतलब कि उसको हटा दिया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कोविड-19 अगर मैं बात करता हूँ डब्ल्यूएचओ तो कोविड-19 तो कोविड-19 से इन्होंने जो है वो अच्छा जानकारी नहीं दिया इन्होंने मतलब गलत जानकारी दिया तो इसलिए इसको हटा दिया। अगर मैं डब्ल्यूएचओ की बात करता हूँ तो डब्ल्यूएचओ की एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब जी? 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 1948 को हुई थी। विश्व और इसीलिए जो है वो आपका विश्व क्या जी? आपका एक विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है आपका 7 अप्रैल को। क्या जी? आपका है कि स स्वास्थ्य अप्रैल 7 अप्रैल को मनाई जाती है। अच्छा अच्छा इसकी जो अध्यक्ष है वो आपका कौन है? तो इसकी अध्यक्ष जो है वो आपका कौन है? तो इसकी अध्यक्ष जो डॉक्टर टेड्रो अधुनाम है। क्या नाम है इसका? डॉक्टर टेड्रो क्या जी? टेड्रो अधुनाम क्या जी? टेड्रो अधुनाम इसका नाम है। अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प जो आपका राष्ट्रपति अमेरिका की बनी है वो आपका 47वां नंबर का जो है वो आपका राष्ट्रपति ये बनी है। और डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका हेड क्वार्टर जो है वो यहाँ का वो है वो आपका जेनेवा में। कहाँ पे है जी? आपका जेनेवा में। और जेनेवा जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है जी? स्विट्जरलैंड में। तो 8 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ल्ड वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है? तो ये आपका देखी गई है आपका गुजरात में देखी गई। देखिए मैंग्रोव वन के बारे में अगर मैं बताऊं मैंग्रोव आवरण के मामले में तो मैंग्रोव वन जो है वो आपका एक जो है वो आपका लवणीय जल में होती है। क्या जी? लवणीय जल क्या जी? आपका एक लवणीय जल में ये आपका होती है। और अर्धवायवीय गैस का ये जो है वो आपका प्रोटेक्ट करती है मतलब अर्धवायवीय क्या जी? आपका ये कि अर्धवायवीय गैस की ये मतलब रक्षा करता है और इसको जो है वो आपका सुनामी से रक्षा करती है। अर्ध मैंग्रोव वन जो है वो आपका मैंग्रोव वन जो है वो आपका सुनामी क्या जी? सुनामी से जो है वो आपको रक्षा करती है। क्या कहते हैं? सुनामी से रक्षा। अच्छा मैंग्रोव वन की लिस्ट में अगर मैं सर्वाधिक के बारे में बात करता हूँ तो सर्वाधिक क्या जी? आप कहेंगे सर्वाधिक जो है वो आपका सबसे पहले जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है। उसके बाद में आपका सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे? तो आपका ये गुजरात में। कहाँ पे जी? आपका ये जो है वो आपका गुजरात में। उसके बाद में आपका अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार में। अच्छा, मैंग्रोव वन की अगर मैं बात करता हूँ मैंग्रोव वन की, तो ये मात्र जो है वो आपका 0.5% है ये 0.5%। अगर मैं इसको क्षेत्रफल के मामले में देखूँ तो आपका 4992 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कितना? 4992 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और अगर मैं बिहार में वन की अगर मैं बात करता हूँ, बिहार में अगर मैं वन की बात करता हूँ तो वन मात्र बिहार में 8% देखने को मिलती है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मिलती है देखने को वो आपका कैमूर है। कहाँ पे? कैमूर। दूसरा नंबर में आपका जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण है। कौन है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण है। और तीसरा अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा जो है वो आपका जमुई में। कहाँ पे है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका जमुई में। कहाँ पे है? जमुई में। और अगर मैं सबसे कम की बात करता हूँ तो सबसे कम जो है वो आपका शेखपुरा में है। दूसरा आपका अरवल में है। तो इन सब पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी-सी और अगर मैं चर्चा करता हूँ इसके मामले में तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ तो आपका वन रिपोर्ट जो जारी करती है अगर मैं बात करता हूँ कि वन रिपोर्ट जो है आपका है कि वन रिपोर्ट जो है अगर जारी करता है तो वो आपका करता है देहरादून देहरादून जो है वो ये आपका जारी करता है। और ये कब से किया जा रहा है तो आपको पता है कि ये जो है वो आपका 1987 से ये जो है वो आपका किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 1987 से ये किया जा रहा है और प्रत्येक 2 बरस में जो है वो ये जारी करता है। कितना? 2 बरस में ये जारी करता है। अच्छा, वन जो है वो किस सूची में आता है? तो ये जो आता है वो आपका समवर्ती सूची में आता है। तो अगर मैं बताऊँ अगर विषय के मामले में बताऊँ तो ये जो है वो आपका समवर्ती सूची में जो ये आपका आती है। अगर मैं बात करता हूँ और भी कुछ जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि भारत में वन जो है वो आपका कितने परसेंट है? तो अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में वन को ले लेते हैं और प्लस में आपका ले लेते हैं वृक्षावरण। क्या जी? वृक्षावरण की बात करता हूँ तो ये 25.17% जो है वो आपका वन है।
और वनावरण की अगर मैं बात करता हूँ, वनावरण की बात करता हूँ, सिर्फ़ जंगल की अगर मैं बात करता हूँ, तो 21.76% जो है वो आपका है 21.76% जो है वो आपका जो है वो आपका मतलब जंगल है। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा वन जो है वो आपका कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका वन है वो आपका कहाँ पे, तो आपका सबसे ज़्यादा वन जो है वो आपका एमपी में, कहाँ पे? एमपी में। और दूसरा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में, मतलब 2 जगह पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं वन वृद्धि की बात करता हूँ, तो वन वृद्धि जो है वो आपका जो है वन वृद्धि की अगर मैं बात करता हूँ, तो वन वृद्धि सबसे ज़्यादा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। और अगर मैं 1% की बात करता हूँ, 1% में, तो 1% जो है वो आपका पहला तो है आपका लक्षद्वीप, कहाँ पे जो है वो आपका लक्षद्वीप है। और दूसरा आपका है कहाँ पे, तो आपका है मिज़ोरम, क्या जी? मिज़ोरम है, ठीक है जी? मिज़ोरम है, चलिए। अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, कहता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताएँ कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यह तो धर्मस्था जया किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है जी? तो यह आपका लिया गया है किस धार्मिक ग्रंथ से? तो यह महाभारत से लिया गया। किससे लिया गया? महाभारत से आपका लिया गया। अच्छा, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो आपका महाभारत का जो है वो आपका मूल नाम जो है वो आपका क्या है? तो आपका मूल नाम जो है वो आपका है जय संहिता। क्या नाम है जी? आपका है कि जय संहिता नाम है। इसके लेखक महाभारत के लेखक कौन है जी? तो आपका महाभारत के लेखक आपका है वेद व्यास है। क्या है जी? वेद व्यास है। कौन है जी? आपका है कि वेद व्यास है। अच्छा, आपको पता होगा कि महाभारत जो है वो आपका सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है जी? आपका है कि सबसे बड़ा महाकाव्य। क्या जी? तो आपका सबसे बड़ा महाकाव्य जो है आपको है। अच्छा, महाभारत जो है वो आपको पता होगा कि इसकी युद्ध जो है वो आपका चली थी कितना दिन? तो आपका 18 दिन चली थी। और 18 दिन के चलते ही इसमें जो है वो आपका 18 पर्व मनाई जाती है। क्या जी? 18 पर्व। जिसमें सबसे बड़ा पर्व की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा पर्व जो है वो आपका भीष्म पर्व है। क्या जी? तो आप कहेंगे भीष्म भीष्म पर्व है। क्या जी? आप कहेंगे भीष्म पर्व है। अच्छा, महाभारत को जो है वो आपका दिव्य दृष्टि से क्या जी? तो आप कहेंगे दिव्य दृष्टि से क्या जी? तो आप कहेंगे कि दिव्य दृष्टि से जो देखा था वो आपका देखा था संजय देखा था। कौन देखा था? संजय। कौन देखा था? तो आप कहेंगे संजय देखा था। ठीक है जी। अच्छा, मृच्छकटिकम अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा लिखा आ गया कि मैं क्या बताऊँ आपको। थोड़ा-सा मैं यहाँ लेता हूँ, नहीं अगर मैं बात करता हूँ तो चलो रेड लेता हूँ। मृच्छकटिकम की अगर मैं बात करता हूँ, तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मृच्छकटिकम के लेखक जो है वो आपका शूद्रक है। कौन है जी? तो आप कहेंगे कि शूद्रक है। कौन है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका शूद्रक है। और मृच्छकटिकम के अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका जो होता है वो अर्थ होता है मिट्टी के खिलौना गाड़ी। क्या होता है? तो आप कहेंगे कि मिट्टी के खिलौना खिलौना होता है, खिलौना आपका गाड़ी होता है। क्या होता है? मिट्टी के खिलौना आपका गाड़ी होता है। ठीक है जी? चलिए अच्छा, रामायण के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो रामायण के बारे में आप जानते होंगे कि जो आपका जो अगर मैं बात करता हूँ रामायण की, तो रामायण के लेखक जो है वो आपका कौन है? तो रामायण के लेखक जो है वो आपका वाल्मीकि। कौन है जी? तो आप कहेंगे वाल्मीकि। कौन है जी? वाल्मीकि है। और अच्छा, वाल्मीकि के बारे में आप जानते होंगे वाल्मीकि वाल्मीकि जो थे वो एक डाकू थे। ऐसा लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जो है वो आपका डाकू थे और रत्नाकार डाकू थे। क्या थे? रत्नाकार ये एक तरह से डाकू थे। अच्छा, रामायण के बारे में आप जानते होंगे पहला तो आपका सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, लेकिन रामायण जो है वो आपका दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है जी? रामायण जो है वो आपका अगर मैं बात करता हूँ, रामायण जो है वो आपका दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है जी? रामायण। क्या जी? आपका रामायण जो है वो आपका दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है जी? तो आप कहिए कि ये सेकंड जो है वो सबसे सबसे क्या जी? सबसे बड़ा महाकाव्य महाकाव्य। क्या जी? सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या? सबसे बड़ा महाकाव्य है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे आपका लिखा हुआ था ऋग्वेद। क्या था? तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऋग्वेद की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऋग्वेद जो है वो आपका कितना है? तो आपका है कि ये 4 है। ठीक है जी? चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को जो है कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में क्या जी? आप कहेंगे कि वर्तमान में जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्तमान में टाइगर रिज़र्व कुल कितने हैं? तो वर्तमान में टाइगर रिज़र्व जो कुल कितने हैं? तो 107 है, जिसमें आपका 107वां जो बना है वो आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका ये जो है वो आपका कहाँ पे है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका जो है ये जो है वो आपका उड़ीसा में है। क्या जी?
कहाँ पे है जी? ओडिशा में। ओडिशा में और कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे नंदनकानन है, क्या जी? तो आप कहेंगे नंदनकानन नेशनल पार्क है। उसके बाद में आपका आपका और कौन सा पार्क है जी? तो आप नेशनल पार्क है, तो आप कहेंगे कि सातकोशिमा आपका है। फिर आपका गहीरमाथा है, क्या जी? आप कहेंगे और जो है वो आपका गहीर, क्या जी? आप कहेंगे गहीरमाथा, क्या जी? तो आप कहेंगे गहीरमाथा है। आपका मालावाना पक्षी है, क्या जी? मालावाना पक्षी, क्या जी? तो आपका मालावाना जो है वो आपका पक्षी है, क्या? ठीक है जी, चलिए। नामदफा के बारे में आप जानते होंगे कि नामदफा जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आपका नामदफा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है जी? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अच्छा, आप आजकल जो फेमस होती है वो आपका टाइगर रिजर्व फेमस होती है। तो वर्तमान में अगर मैं टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करता हूँ, टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करता हूँ, तो टाइगर रिजर्व जो टोटल जो है वो आपका 56 है। कितना है जी? आप कहेंगे 56 नहीं, 58 है। कितना है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका 58 है। कितना है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका 58 है। कितना है? 58 है। अच्छा, मैं इसकी अगर मैं बात करता हूँ, 58 की अगर मैं बात करता हूँ, तो थोड़ा-सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है आपका 56वां, उसके बाद में 57वां, उसके बाद में 58वां। अच्छा, 56वां कौन जो है? 56वां जो गुरु घासीदास, क्या जी? आप कहेंगे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो आपका जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में 57वां जो है वो आपका रातापानी, क्या जी? आप कहेंगे कि रातापानी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है जी? तो ये आपका जो है वो आपका एमपी में है। और 58वां जो है वो आपका माधवगढ़ है। क्या है जी? आप कहेंगे कि माधवगढ़, कहाँ पे? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये भी आपका जो है वो आपका एमपी में है। तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन टीका का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये आपका जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है जी? तो आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका कहाँ से है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाए। अगर मैं बात करता हूँ टिक्का रोग की अगर मैं बात करता हूँ, तो टिक्का रोग जो है वो आपका होती है मूँगफली से होती है। क्या होती है? मूँगफली मूँगफली से होती है, और ये आपका होती है कब्ज़ के कारण। क्या होती है? आपका ये जो होती है वो आपका कब्ज़ के कारण होती है। चलिए, अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये आपका दिया है श्रीनगर को। किसको दिया है? आपका ये जो दिया है वो आपका श्रीनगर को दिया है। अच्छा, कोझीकोड के बारे में आप जानते होंगे, कोझीकोड को साहित्य क्या जी? तो आप कहेंगे साहित्यक शहर का दर्जा मिला। क्या जी? साहित्यक शहर, क्या जी? तो आपका साहित्यिक शहर का जो है वो आपका दर्जा मिला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्त, कहता है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया है? तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया है? तो आपका किया गया आईआईटी दिल्ली। किसने किया? तो आपका आईआईटी दिल्ली ने किया। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कहता है कि किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके 17 साल बाद आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का 9वां संस्करण का खिताब जो है वो आपका जीता। तो किसने जीता है जी? तो आप कहेंगे ये जो जीतने वाला है वो आपका है, कौन है जी? तो आप कहेंगे ये जीतने वाला है वो आपका भारत जीतने वाला है। अच्छा, आईसीसी के बारे में आप जान लीजिए, आईसीसी की मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप कहेंगे कि कहाँ पे है जी? तो आपका ये आपका दुबई में। और आईसीसी की स्थापना हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और यहीं पे एक और आ जाती है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में, और इसकी मुख्यालय जो है वो आपका वानखेड़ा मुंबई में। क्या है जी? वानखेड़ा जो है वो आपका मुंबई में। चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये किस तिथि को लागू किया गया है? तो ये आपका किया गया 1 जुलाई 2024 को। कब किया गया है? 1 जुलाई 2024 को। आईपीसी, क्या जी? आईपीसी अधिनियम, क्या जी? आईपीसी अधिनियम आईपीसी अधिनियम जो है वो आपका 1860 में आया था। कब आया था? 1860 में आया था। और हालाँकि ये आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड जो है वो आपका अधिनियम आया था 1860 में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि ये लागू हुआ था आपका कब जी? आप कहेंगे कि 1862 में जो है वो आपका लागू हो गया। लागू होने में थोड़ी-सी जो है वो आपका टाइम लगा था, बट फिर भी जो है वो आपका लागू हो गया था। ठीक है जी, चलिए।
अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न है ये। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो आपका कौन है जी? तो आपका वो जो है वो आपका है विजय केरा हाटकर है। कौन है? विजय केरा हाटकर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जब आपका स्थापना हुआ था, क्या हुआ था? स्थापना क्या हुआ था? स्थापना जो हुआ था वो आपका 1992 में। कब हुआ था? तो आपका 1992 में हुआ था। लेकिन इसके तहत जो है वो आपका एक्ट जो आया था, वो एक्ट आया था 1992 में। कब आया था? तो आपका ये जो एक्ट जो आया था 1990 में आया था। अगर मैं बात करता हूँ इसके पहले अध्याय जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। तो पहले अध्याय जो है पहले अध्याय जो है वो आपका जयंती पटनायक है। कौन है जी? तो आप कहेंगे जयंती कौन है? जयंती पटनायक। पटनायक कौन है जी? जयंती पटनायक है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वो कहता है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य? नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? तो कौन सा सत्य हो सकता है? बिहार शीर्ष। बिहार कभी शीर्ष पर हो सकती है आपको लगता है? नहीं जी, बिहार तो शीर्ष पर हो ही नहीं सकता। दिल्ली नहीं है, गोवा शीर्ष पर नहीं है, बिहार सबसे अंतिम पर है। ठीक है, तो ये आपका डी जो है वो आपका सही हो जाए। अगर मैं सीड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सीड्स पर जो है वो आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे सीड्स पर जो है वो आपका केरला। केरला जो है वो आपका और आपका उत्तराखंड है। कौन है जी? आप कहेंगे कि उत्तराखंड है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपका हुई है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाए। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की अधिकार मिला था। तो क्या जी? यहाँ पे लिखेंगे गवर्नर। गवर्नर को जो है वो आपका अध्यादेश क्या जी? अध्यादेश जारी करने का जो है वो आपका दर्जा मिला। और आपका जो है वो आपका यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1909 के तहत क्या जी? 1909 के तहत जो है वो आपका 1909 के तहत जो है वो आपका पूरक प्रश्न पूछने का जो है वो अधिकार मिला था। पृथक मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपका मिला था, जिसमें अलग उसकी सब्जी तैयार हुआ करता था। मतलब अगर मैं लिखूं तो पूरक प्रश्न क्या जी? आपका ये पूरक प्रश्न मिलने का अधिकार, पूछने का अधिकार जो है। उसके बाद में मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था इसी के तहत। तो मुस्लिम 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 को पृथक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन निर्वाचन जो है वो आपका क्षेत्र आपका मिला था। और इसी को 1909 को ही आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा था। क्या कहा था? आपका ये मार्ले मिंटो क्या जी? आपका एक मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको कहा था। अच्छा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत और कई सारे काम हुआ था। जैसे अगर मैं बताऊं तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है वो आपका हुआ था। केंद्र में द्विसदनीय लगाया गया था। क्या लगाया था? तो आपका ये कि केंद्र में जो है वो आपका द्विसदनीय लगाया गया था। प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था। क्या जी? आपका जो प्रांत में आपका जो है वो आपका द्वैध शासन क्या जी? प्रांत में आपका जो है वो आपका द्वैध शासन लगाया गया था। फिर आपका आरक्षित और अनारक्षित आरक्षित क्या जी? आरक्षित और आपका अनारक्षित क्या जी? अनारक्षित आपका लगाया गया था। फिर आपका कैग की स्थापना इसी के तहत आपका हुआ था। कैग की स्थापना सी ए जी। कैग की क्या हुआ था? कैग की स्थापना जो है वो आपका इसी के तहत भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा समिति लोक लोक सेवा समिति की स्थापना जो है आपका हुआ था। लेकिन 1919 में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 1921 में हुआ था। और भी कैसे कई सारे हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ले लीजिए। जैसे अगर मैं बताऊं तो आपका यूपीएससी की आपका इसी के तहत यूपीएसआई की स्थापना हुआ था आपका 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में आपका हुआ था। लेकिन उसके बाद महिला को वोट देने का अधिकार क्या जी? आप कहें कि महिला को वोट देने का अधिकार जो है वो आपका मिला था। उसके बाद में सिख ईसाइयों एग्लो इंडिया को आपका जो है पृथक जो है वो आपका पृथक निर्वाचन मिला था। तो इसको चलिए ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि घरेलू ही
घरेलू घरेलू हिंसा से महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ 2005 की, तो आपका एनडीआरएफ क्या जी, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्स अधिनियम जो आया था वो आपका 2005 में ही आया था। लेकिन ये जो है वो आपका लागू हुआ था क्या जी? आप कहेंगे कि ये लागू हुआ था, आप कहेंगे 2006 में ये लागू हुआ था। 2008 में क्या हुआ था? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी के रूप में दर्जा मिला था। तो इसके तहत जो है वो आपका राष्ट्रीय क्या जी, आपका राष्ट्रीय गंगा नदी राष्ट्रीय गंगा नदी का दर्जा 2008 में मिला था गंगा नदी को। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डॉल्फिन की, तो नहीं छोड़िए, वहाँ पे तो जैव विविधता आपका मिला था, आपका है कि जैव जैव विविधता क्या जी, जैव विविधता, जैव विविधता जो है वो आपका मिला था। तो आपका मिला था वो आपका 2002 में आपका मिला था। एनजीटी क्या जी, आप कहें कि एनजीटी आपका 2000 कब जी? 2010 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका। तो आपका है कि खाद्य क्या जी, आपका है खाद्य सुरक्षा क्या जी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका 2013 में आपका आया था। उसके बाद में लोकपाल एक्ट कब जी? आपका है कि लोकपाल एक्ट जो है वो आपका आया था 2013 में। क्या जी? लोकपाल एक्ट जो है वो आपका 2013 में ही आपका आया था। अगर मैं बात करता हूँ तो 2000 अगर मैं बात करता हूँ 2009 में, तो यहाँ पे देखिए आप कहें कि 2009 में जो है वो आपका डॉल्फिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन की दर्जा आपका मिला था। क्या जी? डॉल्फिन क्या जी, डॉल्फिन को। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है। तो यहाँ पे देखिए न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने सुनाए गए फैसले को ही वो सुधार करता। तो ये जो है वो आपका न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय जो है वो आपका ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका कितने में है जी? तो आपका 137 में है। और ये अडॉप्ट किया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। हालाँकि इसका राइट उत्तर आपका कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जाँच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया एक प्रकार की जनहित याचिका का मतलब आप जानते होंगे। जनहित याचिका यानी कि पीआई क्या जी? पीआईएल, ये पहली बार जो आपका मामला आया था वो आपका आया था फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट बार जो आपका मामला आया था वो आपका कौन आया था? आपका क्या अमेरिका में आया था, 1960 में आया था। लेकिन भारत में पहली बार मामला अगर मैं बात करता हूँ, भारत में पहली बार जो है वो आपका पहली बार आपका जो है वो आपका मामला जो है वो आपका आया था 19 कब जी? आपका 1979 में आया था। हालाँकि इसकी स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो आपका स्थापना हुआ था 1986 में आया था। स्थापना हुआ था। और इसकी जनक किसको मानी जाती है? तो इसको जनक जो है वो आपका इसका जनक जो है मानी जाती है पीएन भगवती क्या जी? भगवती क्या जी? आपका ये पीएन भगवती को ये जो है वो आपका मानी जाती है। पीएन भगवती है इसकी जनक जो है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर अगर मैं बात करता हूँ, तो अगला नंबर प्रश्न दोस्त कहता है दोस्त कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 बरस से घटाकर के 18 बरस कर दी गई है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो आपको पता होगा जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। कब जी? तो 1989 में तो आपका आपका जो है वो 1989 में तो मात्र जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें जो है वो आपका 21 वर्ष से घटा करके, मतलब 21 ईयर से घटा करके 18 ईयर कर दिया गया था। तो ये किसके शासनकाल था? तो आपका ये जो शासनकाल जो था वो आपका था किसकी जी? तो आपका ये जो था वो आपका राजीव गांधी का था। कौन था? राजीव गांधी का था। कौन था? आप कहें कि राजीव गांधी था। बस। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते होंगे। इनको जो है वो आपका जो है वो ये देश के जो है वो प्रधानमंत्री रहे हैं। और इंदिरा गांधी के बारे में आप जानते होंगे। ये जो है क्या इसको बोल सकते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में आप जानते होंगे बहुत सारी बातें कि इमरजेंसी इन्होंने लगा दिया था आंतरिक सुरक्षा के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानते हैं, इन्होंने एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और इस तरीके से ये 3 बार जो है वो प्रधानमंत्री बने। चलिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये तो है आपका शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार 29 से लेकर के आर्टिकल्स नंबर 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आर्टिकल्स नंबर 32 में। समानता का अधिकार, ये तो आपका 14 से 18 में। अच्छा, काम पाने का अधिकार, ये तो आपका काम पाने का अधिकार डीपीएसपी की बात कर रहा है, यानी कि डिप्यूटी डीपीएसपी, इसको क्या बोलते हैं, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अच्छा, आपको पता होगा इसमें से शेड्यूल जो है वो आपका 12 है, जिसमें आपका जो है वो आपका 7वीं अनुसूची में, कब जी? 7वीं अनुसूची में, अनुसूची 7वीं अनुसूची में सूची की बात किया गया, जिसमें जो है वो आपका संघ सूची है, जिसमें आपका बड़ा-बड़ा मामला रहती है, वो आपका संघ के मामले में आती है। समावर्ती सूची, ये जो है वो संघ और राज्य जो है वो मिलकर के काम करती है, और इसमें जो है वो आपका राज्य छोटा-छोटा मामला होती है, जो राज्य का मामला होती है, वो ये जो है वो आपका निपटाती है। और आपका अवशिष्ट शक्तियों में आपका अगर मैं बात करता हूँ, तो अवशिष्ट शक्ति जो है वो आर्टिकल्स नंबर 248 के तहत जो है वो आपका आती है। इसमें आपका आती है साइबर आती है, क्या आती है? क्या आती है? आपका जो साइबर आती है, आपका परमाणु जो है वो परमाणु आपका ऊर्जा आती है, फिर आपका अंतरिक्ष आती है, क्या आती है? अंतरिक्ष आती है, फिर आपका आती है आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आती है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रजाकार शब्द का अर्थ होता है अर्धसैनिक बल होता है। क्या होता है जी? आप कहेंगे अर्धसैनिक बल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा, आपको पता होगा कि जब आज़ाद भारत हो गया था, तब भी जो है वो हैदराबाद की जो निज़ाम था, वो उसको हैदराबाद को आज़ाद करने के लिए जो है वो आपका तैयार नहीं था। इसलिए जो है वो आपका उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने पुलिस के ड्रेस में आर्मी को हैदराबाद में उतार दिया था, और ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो स्वतंत्र ऑपरेशन क्या जी? आप कहें कि इसके अंग बनाने के लिए, इसको जो है वो आपका अंग बनाने के लिए OPRTIO ऑपरेशन जो है वो आपका ऑपरेशन पोलो जो है वो आपका चलाई गई थी। और स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना जो किया था वो आपका किया था, कौन किया था? चिंकलीज खान ने किया था, जिसका मूल नाम जो है वो निजाम उल मुल्क था। क्या नाम था? तो आपका निजाम उल मुल्क था। कौन था? निजाम उल मुल्क था। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो किससे संबंधित है जी? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपको पता होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्यवाही के लिए कब चलाई गई थी? 1984 में चलाई गई थी। किसके किसके द्वारा चलाई गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा ये चलाई गई थी। और ये जो है वो आपका क्यों चलाई गई थी? तो ये आपका जो है वो आपका खालिस्तानियों से निपटने के लिए, क्या जी? खालिस्तानियों से जो है वो आपका निपटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबद्ध करने के लिए अधिकृत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबद्ध करने के लिए अधिकृत है? तो ये आपका राइट उत्तर कौन हो जाता है? ये आपका है कि राज्य विधानसभा। कौन हो जाएगा जी? तो आपका राज्य विधानसभा। देखिए, जो आपका पंचायती मामलों में जो आपका रूल है, जैसे आपका मांगा गया था कि 35% जो है वो आरक्षण दिया जाए, तो 35% को 50% यहाँ तो दे दिया जाए। तो ये सब जो है वो किसके तहत? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तब आपका है कि बिहार पंचायती पंचायती राज अधिनियम, पंचायत आपका 2006 के तहत जो ये सब होती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो ये आपका जो है वो आपका किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है जी? तो ये आपका NSSO के द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NSSO के द्वारा। तो NSSO का मतलब होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करता हूँ NSSO के तहत जो है वो आपका जो है वो आपका गरीबी, क्या जी? आप कहेंगे कि गरीबी, और आपका अगर मैं बात करता हूँ गरीबी और आपका जो है बेरोजगारी, क्या जी? बेरोजगारी, गरीबी और आपका बेरोजगारी का जो है वो आपका आकलन किया था, और इसके तहत जो है वो आपका CSO क्या बोलते हैं?
सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इसकी स्थापना होती है 1951 में, और इन दोनों को बाद में आपका मर्ज करके, इन दोनों को बाद में आपका जो है वो मर्ज करके बना दिया गया है आपका, क्या बना दिया गया, इन दोनों को बाद में मर्ज करके NSO बना दिया। क्या बना दिया? NSO को नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, क्या नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस बना दिया गया इन दोनों को मर्ज कर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। तो कोलाइड का गुण जो है वो इसमें से कौन नहीं है ये पूछ रहा। तो कोलाइड का गुण नहीं है, कोलाइड का गुण नहीं है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। हाँ कोलाइड जो है वो आपका विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को वो प्रकीर्णन नहीं कर सकता, जबकि कर सकता है। तो ये जो है वो आपका गलत है, ये जो है वो आपका गलत है, और यही जो है वो आपका सही है। कर सकता है या नहीं बोला। बहुत छोटे नहीं तो पूछा, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि देखा जा सकता है। नहीं कि विषमांगी है तो देखा तो जा ही सकता, जा ही सकता है। तो ये नहीं देखा कर, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो हाँ सही में नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ये तो ठीक है। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना। बाह्य बल लगने पर वे स्थिर नहीं रहता। हाँ स्थिर नहीं रहता, तो ये भी सही है। तो आपका गलत जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ये सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्त, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो संपर्क विधि में आपका जो प्रयोग होता है वो आपका क्या होता है प्रयोग, तो ये आपका वेनेडियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? वेनेडियम ऑक्साइड होता है। अच्छा इसके बारे में आप जानते हो कि जैसे आपका अमोनिया क्या होती है जी, आप कहें कि अमोनिया, अमोनिया, क्या अमोनिया, अमोनिया जो है वो आपका, अमोनिया जो है वो आपका किस विधि के द्वारा बनाई जाती है, तो ये आपका हैबर विधि। क्या जी? आप कहें कि हैबर विधि, हैबर विधि के द्वारा जो ये बनाई जाती है, और इसमें लोहा का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में आती है। क्या आती है? लोहा, लोहा का जो है वो आपका लोहा का चूर्ण। क्या जी? आप कहेंगे लोहा का जो है वो आपका चूर्ण जो है वो उत्प्रेरक के रूप में आती है। अच्छा उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या जी? आप कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या जी? क्या जी? आप कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो है वो इसमें आपका दो होती है। क्या होती है इसमें जो है वो आपका कितने होती है, तो आपका इसमें जो होती है वो आपका दो होती है। एक तो आपका होती है संपर्क, क्या होती है आपका ये कि संपर्क, क्या होती है संपर्क विधि। और आपका जो है वो आपका सीसा कच, क्या इसको बोलते हैं, तो आपका ये कि सीसा कच विधि। क्या इसको बोलते हैं? सीसा कच विधि तो बोलते हैं, कच विधि। अच्छा संपर्क विधि से आपका बनाती है प्लेटिनम चूर्ण, उत्प्रेरक के रूप में आती है आपका प्लेटिनम चूर्ण। क्या जी? आपका एक प्लेटिनम चूर्ण जो है वो आपका उत्प्रेरक के रूप में, और वेनेडियम ऑक्साइड। क्या जी? वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक के रूप में आती है। लेकिन सीसा कच जो है, जो सीसा कच विधि में आपका जो है वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है। क्या आती है? नाई नाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है। क्या आती है? ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो इसमें उत्प्रेरक रूप में आती है। जैसे आपका वनस्पति घी में आपका क्या आती है, तो अगर मैं बात करता हूँ वनस्पति घी की, अगर मैं बात करता हूँ वना वनस्पति वनस्पति अगर मैं घी की बात करता हूँ तो हाइड्रोजीकरण विधि द्वारा, हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा जो है वो आपका आती है। और इसमें जो है वो आपका निकेल उत्प्रेरक रूप में रहती है। क्या रहती है? निकेल। और उसके बाद में क्या इसको बोलते हैं, क्लोरीन गैस। क्या यहाँ पे बोलते हैं, तो आपका क्लोरीन, क्लोरीन गैस। क्या जी? आपका क्लोरीन गैस जो है वो आपका, क्लोरीन गैस जो है वो आपका आती है डिकेन, डिकेन विधि द्वारा। क्या आदि? डिकेन विधि के द्वारा। और आपका ब्यूपरिक, क्या ब्यूपरिक ऑक्साइड, क्या जी? आपका ब्यूपरिक, क्या जी? आपका ब्यूपरिक ऑक्साइड, विपरीत क्लोराइड, क्लोराइड जो है विपरीत क्लोराइड के रूप में जो है वो आपका ये व्युत्पन्न के रूप में उपयोग आता है। ठीक है जी। अच्छा जैसे अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और की, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे चीनी में जैसे घोले राजा जी, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी सी मैं रेड लेता हूँ। तो अगर मैं चीनी की बात करता हूँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हाँ हाँ, चीनी चीनी के रूप में जो है वो आपका, चीनी से आप ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चीनी से आपका जो है वो आपका ग्लू
आधा ग्लूकोज ग्लूकोज जो हम बनाते हैं वो आपका बनाते हैं कौन विधि के द्वारा? तो आपका इनवरेज कौन विधि के द्वारा? तो आपका है कि इनवरेज विधि के द्वारा। और ग्लूकोज से जैसे हम बनाते हैं शराब, क्या बनाते हैं? शराब। तो आपका है कि जाइमेज विधि के द्वारा। क्या जी? आप कहें कि जाइमेज विधि के द्वारा बनाती है शराब। शराब के बारे में तो आप जानते हो कि C2H5OH, C2H5OH क्या होता है? C2H5OH होती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है जी? तो ये जो आपका बना होता है वो किसका बना होता है? तो आपका ये टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन निम्न कूट के अनुसार कीजिए। तो ये आपका जो है अच्छा एमीटर एमीटर क्या नापती है? तो आपका एमीटर जो नापती है वो आपका धारा की उपस्थिति मापती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो आपका हाइग्रो ग्रो करता है तो आर्द्र मिलना जरूरी है। वैरोमीटर तो वैर करोगे तो आपको दबा दिया जाएगा। तो ये आपका ये हो जाएगा। और स्प्रिंग तुला जो है वो आपका भार मापता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसे धूल के कणों का बाहर निकलना यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। तो उपयुक्त उदाहरण जो है वो आपका कौन हो जाएगा जी? तात्पर्य ये जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट जाराना। तो ये आपका न्यूटन की प्रथम गति। अच्छा न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में आपको पता होगा कि इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद में इसी को आपका गैलीलियो के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि गैलीलियो के नियम कहते हैं। और बल का परिभाषा जो निकलती है क्या जी? आप कहेंगे बल का परिभाषा जो आपका निकलती है वो आपका निकलती है न्यूटन के पहले गति के नियम से ही निकलती है। लेकिन न्यूटन के दूसरे गति का नियम की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूटन के दूसरे गति का नियम जो है वो बल जो है बल का व्यंजक ए बराबर एम है। क्या जी? तो आप कहेंगे बल का आपका व्यंजक बल का जो है वो आपका व्यंजक ए बराबर एम है। क्या जी? ए बराबर जो है वो आपका एम है। फादर बराबर माँ। अच्छा न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्या जी? तो आप कहेंगे कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्या जी? तो आप कहेंगे कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम से आपका बल बल जो है वो आपका बल आवृत्ति क्रिया के बदल प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया क्रिया के बदल जो है वो आपका प्रतिक्रिया क्या जी? प्रतिक्रिया जो है वो आपका यहीं से निकलती है। ये जो आपका निकलती है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से जो है वो आपका निकलती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कोई जेट विमान जिसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो उष्मा गति का प्रथम नियम जो है वो आपका यहीं से निकलता है। उष्मा गति का प्रथम नियम जो आपका है वो आपका ई से आती है। किरचॉफ का दूसरा नियम ई से आती है। क्या आती है? किरचॉफ का जो है वो आपका दूसरा नियम किरचॉफ का जो है वो आपका दूसरा क्या जी? दूसरा नियम क्या जी? किरचॉफ का आपका दूसरा दूसरा नियम जो है वो आपका इसी से आती है। अगर मैं बात करता हूँ किरचॉफ का पहला नियम की तो किरचॉफ का जो है वो आपका जैसे यहाँ पर देखें तो किरचॉफ का जो है वो आपका पहला नियम से आपका आवेश संरचना के बारे में बताता है। क्या बताता है? आवेश आवेश संरचना के बारे में बताता है। रेखीय संवेग इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग यानी कि पी बराबर में आपका होती है आपका एम भी होती है यानी कि ये और रेखीय संवेग जो है वो आपका सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कहता है कि जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका प्रसार जो होता है वो आपका होता है इसके परमाणु के बीच की दूरियां बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न कहता है कि तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा जो है वो आपका क्या है जी? तो आप कहेंगे कि तरंग ऊर्जा जो है वो आपका आपका जो है वो आपका कितना है? तो आप कहेंगे ये जो है तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा जो है वो आपका पुनरावर्तित हो जाती है कि आपका क्या होती है? तो आप कहेंगे कि इसमें जो आपका होती है वो आपका क्या हो सकती है? तो
अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो होती है वो आपका पुनरावर्तित हो जाती है। क्या होती है? पुनरावर्तित हो जाती है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि जब कोई भी चीज़ में टकराती है तो ये पुनरावर्तित हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर हम प्रश्न के उत्तर इसका राइट उत्तर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है? तो बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन सी दृष्टि दोष का निदान करता है? तो ये आपका जो निदान करती है वो आपका कौन करती है? तो ये जो आपका करती है अबिंदुकता। अबिंदुकता में आपका बेलनामा से मारो, यही तो दूर करती है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे यहाँ पे कई सारे जैसे आपका एक तो आपका होती है दूरदृष्टि होती है, फिर एक तो आपका होती है निकट दृष्टि आपका होती है, उसके बाद में एक तो आती है आपका जरा दृष्टि होती है, फिर आपका एक तो होती है अविन्दुक्ता। क्या होती है? अविन्दुक्ता। क्या होती है? अविन्दुक्ता होती है। फिर आपका मोतियाबिंद होती है। क्या होती है? मोतियाबिंद। क्या होती है? आपका ये कि मोतिया तो आपका है कि ये जो होती है वो आपका मोतियाबिंद होती है। अच्छा दूर जब पिया जो है वो दूर जाती है तो इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं जी? तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपर मेट्रोपिया क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा निकट दृष्टि को मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। अच्छा जरा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रेश प्रेश क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? प्रेश वर्मा। प्रेश प्रेश वर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेष वर्मा। प्रेष क्या बोलते हैं? प्रेष प्रेष मायोपिया। प्रेष मायोपिया बोलते हैं। प्रेष मायोपिया क्या बोलते हैं? प्रेष मायोपिया बोलते हैं। फिर आपका इसको अभिदुक्ता को एश के पे क्या बोलते हैं इसको? एस्केवेजियम एस्केवेड्रियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केवेड्रियम मोतियाबिंद को तो ठीक है। अच्छा दूरदृष्टि दोष के लिए दूरदृष्टि दोष के लिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो उत्तल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए जी? तो आप कहेंगे इसके लिए आपका उत्तल लेंस चाहिए। उत्तल लेंस चाहिए। और निकट के लिए आपका अवतल चाहिए। क्या चाहिए? अवतल चाहिए। और जरा के लिए जो जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस चाहिए। क्या चाहिए? बाइफोकल लेंस चाहिए। और अभिमुखता के लिए वेलनाकार चाहिए। क्या चाहिए? तो आप कहेंगे वेलनाकार चाहिए। और मोतियाबिंद हो जाएगा तो इसका कोई उपाय नहीं। इसका फिर जो है वो आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि उच्च क्या जी? तो आप कहेंगे कि उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर जिसको छूते ही आप जो है वो आपका है कि गल जाएँगे। क्या गल जाएँगे? गल जाएँगे। तो इसमें जो होती है वो आपका धारा की उपस्थिति को मापती है। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका धारा की उपस्थिति क्या जी? आप कहेंगे कि उपस्थिति को जो है वो ये मापती है और उसके साथ-साथ ये आपका दिशा को जो है वो आपका मापती है। ठीक है जी, चलिए। तो इसका गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका राइट उत्तर कौन हो जाता है? आपका राइट उत्तर इसको हो जाएगा ये वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होती है? देखिए अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करता हूँ तो प्रोटोजोआ के कारण आपका होती है मलेरिया होती है। क्या होती है? मलेरिया होती है। मलेरिया जो होती है वो आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। क्या होती है? प्लाज्मोडियम क्या इसको लिखते हैं? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण ये आपका होती है। इसमें आपका जो डैमेज जो होती है वो आपका इसको क्या बोलते हैं? प्लीहा स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन तिल्लिया इसको बोलते हैं। और इसमें डैमेज होती है आपका आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी होती है। इसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? पीलीना स्प्लीहा स्प्लीहा बोलते हैं। स्प्लीहा अथवा प्लीहा अगर मैं बात करता हूँ तो टाइफाइड के बारे में आप जानते होंगे कि टाइफाइड जो है टाइफाइड को जो है वो ये एक टाइफाइड जो है वो आपका जीवाणु जीवाणु वाली जो है वो आपका बीमारी है। और जीवाणु की बात करते हो तो इसको टाइफाइड को बोलते हैं मियादी बुखार। नहीं बोलता है कि हमको जो है ना वो आपका मियादी बुखार हो गया। क्या हो गया? बुखार हो गया। अच्छा इसमें जो है वो आपका डैमेज होती है आपका छोटी आंत होती है। क्या आती है? छोटी आंत होती है। अच्छा निमोनिया में जो है वो आपका फेफड़ा से सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़ा फेफड़ा से सांस
1% में जो है वो आपका सामान्य जुकाम, इसको कॉमन कोल्ड सर्दी कहते हैं, इसमें गला फेफड़ा ये सब खराब होती है। अच्छा, मलेरिया के बारे में आप जानते हो कि पंचायत में मलेरिया फैल गया। पंचायत में आपका मलेरिया मलेरिया पंचायत में जो है वो आपका मलेरिया फैल गया। क्या फैल गया? पंचायत में मलेरिया फैल गया। तो ये जो है वो आपका 24 अप्रैल 24 अप्रैल और इसका जो है वो आपका 25 अप्रैल। क्या जी? आपका ये जो है वो आपका 25 अप्रैल। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पक्षियों में हड्डियां कैसी होती है? तो पक्षियों में जो आपका हड्डियां होती है वो आपका कैसी होती है? आपका खोखला होती है। कैसी होती है? तो आपका ये जो होती है वो आपका खोखला होती है, यानी कि हेलो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाए। वायवीय इसको हड्डी बोलते हैं। अच्छा, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें सारे चीज होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक तरह से यूकैरियोटिक है। क्या जी? यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक होती है। ये प्रोकैरियोटिक में आपका प्रोकैरियोटिक अब जो आती है वो मोनेरा जगत आती है। मोनेरा जगत जो है वो इसमें इसमें जो आती है आपका, जैसे आपका अगर मैं बात करता हूँ आपका जीवाणु जीवाणु आती है। अब आपका जैसे साइनोबैक्टीरिया आती है। क्या आती है? साइनोबैक्टीरिया आती है। और यूकैरियोटिक जो है वो आपका डेवलप, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो है वो आपका अल्प विकसित है। क्या जी? तो आप कहेंगे कि अल्प विकसित विकसित अल्प विकसित है। और प्रोकैरियोटिक जो है वो आपका विकसित है। क्या जी? तो आप कहेंगे विकसित कौन है? तो आप कहेंगे क्या है? तो आपका ये जो है वो आपका विकसित है। तो ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है? तो ये आपका खो देता है किसमें जी? तो इसमें आपका खो देता है, आपका कौन खो देता है? तो ये आपका खो देता है टीलोफेज में। किसमें? टीलोफेज में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं समसूत्री विभाजन जो है वो आपका काई कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन यहाँ पे देखते हैं। समसूत्री समसूत्री विभाजन जो है वो आपका काई कोशिका में होती है। क्या होती है जी? तो आप कहेंगे ये जो आपका होती है वो आपका काई काई कोशिका में जो है वो आपका होती है। और ये जो होती है वो आपका मतलब समसूत्री विभाजन जो है वो आपका करता गया। तो आपका जो अंग वगैरह है, जैसे अंग जो है वो आपका अंग जो है वो जैसे आपका कट जाए, या तो फिर आपका क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि छिल जाए, या तो फिर जैसे फट जाए, या तो फिर कोई घाव जख्म वगैरह हो जाए। तो ऐसे में समसूत्री विभाजन जो है वो इसको समसूत्री विभाजन जो है वो आपका ये रिपेयर करता है। ये आपका 5 चरण में होती है। कौन-कौन होती है जी? तो आप कहेंगे इसको अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका सबसे पहले होता है अंतरावस्था। क्या होती है? तो आप कहेंगे कि क्या होती है जी? तो आप कहेंगे ये जो होती है वो आपका अंतरा अवस्था। क्या होती है? अंतरा अवस्था होती है। फिर आपका होती है जाकर के आपका पूर्वा पूर्वा अवस्था। क्या होती है? पूर्वा अवस्था होती है। फिर आपका मध्यमा अवस्था होती है। क्या होती है? मध्यमा अवस्था। क्या होती है? मध्यमा अवस्था होती है। फिर आपका पश्चिमा अवस्था। क्या होती है? पश्चिमा अवस्था आपका होती है। फिर आपका अंतमा अवस्था होती है। अ, 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 अंतमा अवस्था। क्या होती है? अंतमा अवस्था होती है। अच्छा चलिए, अब इसको हम लोग बोलते क्या है? तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। इसको बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं? INO एना PHAG फेज होगा। एनाफेज होगा। फिर आपका होगा आपका प्रो प्रोफेज। आपका प्रोफेज होगा। फिर आपका होगा जाकर के मेटा 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 फेज होगा। फिर आपका होगा एना एना फेज होगा। फिर आपका हो जाएगा टेलो पी एच ए एच टेलो फेज आपका होगा। ठीक है जी। एनफ फेज जो है वो आपका एनफ फेज जो है वो आपका ये क्या है जी? तो आपका एनफ फेज जो है ये आपका जो है वो आपका पहला अवस्था है। क्या है जी? आपका ये कि पहला क्या है? पहला अवस्था। क्या है जी? आपका ये जो है वो आपका पहला अवस्था है। क्या है? पहला अवस्था है। पहला अवस्था है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा अवस्था यही है। क्या है जी? तो आपका ये कि सबसे बड़ा अवस्था, सबसे बड़ा अवस्था आपका ये ये है।
ये और यही जो है वो आपका, अगर मैं बात करता हूँ कि कोशिका विभाजन में आपका कोशिका विभाजन शुरू होता है कहाँ पे? तो आपका पूर्वावस्था में, यानी कि प्रोफेज में। इसमें जो है वो आपका कोशिका विभाजन शुरू होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन जो है वो आपका शुरू होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजन जो है वो आपका शुरू होती है। और अगर मैं बात करता हूँ जैसे आपका मध्यमा अवस्था यानी कि मेटाफेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मध्य वाला अवस्था क्या है जी? तो आपका है कि मध्य वाला अवस्था क्या है जी? तो आपका है कि ये जो है वो आपका मध्य वाला अवस्था। अच्छा, अगर मैं एनाफेज की बात करता हूँ, एनाफेज, तो ये आपका सबसे छोटा अवस्था क्या है जी? तो आपका है कि सबसे छोटा अवस्था क्या है जी? तो आपका सबसे छोटा अवस्था। अच्छा, टेलोफेज, ये आपका गुणसूत्र अपना, इसमें जो है ना वो आपका गुणसूत्र अपना पहचान खोया था। तो गुणसूत्र जो है वो आपका इसमें अपना अपना पहचान आपका जो है वो आपका खो देता है। ठीक है जी, चलिए। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि टेकोफेरोल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो टेकोफेरोल जो है वो आपका संग्रहित होता है कहाँ पे? तो ये आपका होता है यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब है। देखिए, टेकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का, क्या जी? तो आप कहें कि विटामिन ई का जो है वो आपका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। इसकी कमी अगर आपको होती है तो जनन क्षमता में आपकी कमी हो जाएगी। इसकी कमी से क्या होती है? तो आप कहें इसी कमी से आपका जनन क्षमता, क्या जी? क्षमता जो है वो आपका कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसमें जो है ये विटामिन ई जो है वो आपका सर्वाधिक, क्या जी? तो आप कहेंगे कि सर्वाधिक जो है वो अंकुरित, क्या होती है? सर्वाधिक अंकुरित गेहूं में होती है। अंकुरित गेहूं में ये जो है वो आपका होती है। अगर विटामिन अगर अगर मैं इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो है वो आपका, अगर पुरुष में जो है वो ये अगर कमी रहती है तो ये आपका हो जाती है नपुंसक होती है। और अगर महिला में होती है तो आपका वांझपन होती है। क्या होती है? वांझपन होती है। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? तो जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? तो ये जो आपका जो है वो आपका होती है, कौन सा होती है? ये आपका उपापचयी ऊर्जा होती है। क्या होती है? उपापचयी ऊर्जा। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? तो ये आपका होती है उपापचयी ऊर्जा में। क्या होती है? उपापचयी ऊर्जा में आपका होती है। अच्छा, उपापचयी ऊर्जा, अच्छा आपको जानते हो एक तो उपापचयी ऊर्जा होती है, एक तो आपाचयी ऊर्जा होती है। क्या होती है? आपाचयी, क्या होती है? अपचयी ऊर्जा होती है। क्या होती है? उपापचयी ऊर्जा होती है और आपाचयी ऊर्जा होती है। उपापचयी ऊर्जा जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक, क्या बोलते हैं? तो आपका बोलते हैं मेटाबॉलिक का, क्या होते हैं? मेटाबॉलिक इसको बोलते हैं। और आपाचाई को बोलते हैं एनाबॉलिक। क्या बोलते हैं? तो आप कहें कि एनाबॉलिक बोलते हैं। उपापचयी जो होती है, उपापचयी की अगर मैं बात करता हूँ, तो उपापचयी जो है वो आपका सरल अणु को जटिल अणु में ये बदलता, मतलब सरल अणु को जो है वो आपका जटिल अणु में जो है वो ये आपका करता। और अगर मैं उपापचयी की बात करता हूँ यानी कि एनाबॉलिक की बात करता हूँ, तो ये जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में करता है। मतलब जटिल पदार्थ को, क्या जी? आप कहें कि जटिल पदार्थ को जो है वो आपका सरल पदार्थ में जो है वो आपका कर, जैसे जो हम लोग में होता है, जैसे पाचन में होता है। क्या होता है? पाचन में होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शन करके बताऊँ, तो आपका एक CO2 होती है और प्लस में आपका H2O होती है। इस पे सनलाइट आती है तो आपका C6H12O6 बनती है और प्लस में ऑक्सीजन जो है वो आपका बाहर जाती है। तो इसमें जो है वो आपका अपघटन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका कौन है? तो वो आपका कौन है जी? तो वो जो है वो आपका है सेलुलोज है। ये जो है वो आपका शाकाहारी जानवर में ये होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो उठने वाली लहरें क्या होती है? तो उठने वाली लहरें आपका होती है अनुप्रस्थ होती है। क्या? जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो ये आपका अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त, 47 नंबर प्रश्न कहता है
देख नहीं रहा है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो ये नहीं रखता आपका हीमोग्लोबिन। कौन कौन रखता नहीं रखता है, तो आपका रखता है हीमोग्लोबिन नहीं। देखिए अनुवांशिक रोग की अगर मैं बात करता हूँ, अनुवांशिक रोग की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आपका जो है वो आपका 3 प्रकार की होती है। नहीं मतलब कितने प्रकार वर्णधता क्या होती है? वर्णधता क्या होती है? वर्णधता होती है। उसके बाद में हीमोफीलिया आती है। क्या होता है? हीमोफीलिया क्या होती है? हीमोफीलिया। उसके बाद में क्या होता है? थैलेविया होती है। क्या होती है? क्या होती है? तो आपका एक ये जो आपका थैलेविया होती है, क्या होती है? थैलेविया होती है। इसको बोलते हैं थैलेविया होती है। ये जो है वो आपका आपका होती कैसे है? तो इसका जो है ये वो होने वाला जो है वो आपको पता है? ये जो है वो आपका होने वाली जो है वो आपका है इसका वाहक के रूप में अगर मैं बात करता हूँ, तो वाहक के रूप में जो है वो आपका महिला है। क्या है जी? वाहक वाहक के रूप में जो है वो आपका महिला है। क्या है जी? आपका एक महिला है। और रोगी जो होती है वो आपका रोगी कौन होती है? तो आप कहेंगे कि रोगी जो है वो आपका पुरुष है। कौन है जी? आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न में हो जाते हैं। तो आपका आहार नली में अंगों द्वारा कितना है? तो आपका है कि आहार नली में अंगों द्वारा आ- आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये जो निभाता है वो आपका पित्ररस और आपका अग्नाशय निभाता है। अच्छा आप जानते होंगे जैसे आपका आहार नली, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से थोड़ी-सी कलर चेंज लो और फिर अगर मैं बात तो अगर मैं आहार नाल की बात करता हूँ तो यहाँ से जैसे आपका हो गया जैसे आपका वसा हो गया, मेन तो आपका वसा पचाना आहार नाली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वसा को पचानी है तो अगर मैं बात करता हूँ, वसा को पचानी है तो यहाँ देखिए, वसा को पचानी है तो ये आपका ये जैसे आपका यकृत ये यकृत पे जाता है, जैसे यकृत से आपका निकलता है पित्तरस। क्या निकलता है? यकृत यकृत से आपका निकलता है जो आपका निकलता है पित्तरस और पित्तरस जो है वो वसा को तोड़ता है जिसको कहते हैं पायसीकरण। क्या कहते हैं? पायसीकरण क्या बोलते हैं? तो आपका ये पायसीकरण बोलते हैं। और इधर से आपका अग्नाशय से जैसे आपका ये आपका अग्नाशय हो गया, तो ये आपका अग्नाशय से आपका क्या निकलती है? तो आप कहेंगे अग्नाशय से आपका निकलती है अग्नाशय रस निकलती है। क्या निकलती है? अग्नाशय रस निकलती है। अग्नाशय रस निकलती है छोटी आंत में। और आपका छोटी आंत के ग्रहणी वाला भाग में जो है ये सब जो सारा का सारा प्रोसेस ये करती है। और इसी में आपका होते है एल-ए-टी होती है। क्या होती है? क्या होती है? आपका ये एल-ए आपका टी होती है। क्या होती है? एल-ए-टी होता है। एल-ए-टी का मतलब क्या होता है? एल-ए-टी का होती है आपका लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन होती है। और इसमें जो है वो आपका सारा का सारा छोटी आंत के ये आपका ग्रहणी वाला भाग में जो है वो होती है। कहाँ पे होती है? छोटी आंत के, क्या इसको लिखते हैं? छोटी आंत के आपका ग्रहणी वाला आपका जो है आपका कहाँ पे होता है? तो आपका छोटी आंत के आपका ग्रैनी वाला आपका भाग में होती है। और अगर मैं बात करता हूँ अग्नाशय रस लातूं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हैं? ये आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका अमास है। क्या जी? आप कहेंगे अमास या अमास है। ये आपका इसी में आपका होती है आपका जाठर रस होती है। क्या होती है? जाठर आपका रस होती है आपका। फिर आपका होती है पेप्सिन होती है। क्या होती है? पेप्सिन होती है। वो आपका होती है रेनिन। क्या होती है? तो आपका रेनिन रेनिन आपका होती है। अगला नंबर प्रश्न का था हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को स्वरूप में रखा जाता था, तो ये आपका आयताकार में रखा जाता था। क्या? नहीं आयताकार त्रिभुजाकार में रखा जाता था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 50 नंबर प्रश्न 50 कहता है कि ये पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई है? तो शीशों की एक बड़ी संख्या जारी किया गया सातवाहन वंश के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा ये आपका किया गया। अगला नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पाटलिपुत्र के बारे में आप जानते हो हो गए कि पाटलिपुत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका आपका जो है वो आपका प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में सैनिक छावनी के रूप में क्या जीत आप कहेंगे ये जो है वो आपका प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। और ये भी आपका सही है।
सैनिक छावनी के रूप में किया गया। तो ये तो सही है मेरे ख्याल से। सर्वप्रथम उदय ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। हाँ, यही बनाया था। इसे इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक और व्यापारिक महत्ता महत्ता थी। ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो ये आपका खराज जो है वो आपका संबंधित है, किससे संबंधित है जी? तो ये आपका संबंधित है भू राजस्व से। खराज जो है वो आपका संबंध है भू राजस्व से। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित था जी? तो आपका ये जो आपका स्थित था वो आपका राजस्थान में स्थित था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था राजस्थान में। ये जो है वो आपका स्थित था। अच्छा, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न। ओहो, निम्नलिखित 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 की अगर मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो लॉर्ड क्लाइव जो है, हाँ, क्लाइव पर हम लोग राखी बांधते तो ये तो यहाँ हो जाए। लॉर्ड वेलेजली मतलब, हाँ, वेल मतलब घंटी पर बजा के जो है वो आपको जेल भेजते हैं। जेल भेजते नहीं। तो जेल भेजने में आप सहायता किए होंगे तभी तो। डलहौजी जो है वो ये कर्जा से संबंधित है। और आपका लॉर्ड कर्जन कर्जन कर्ज से विश्वविद्यालय बनाया था। ये रेले कमीशन के तहत क्या जी? तो आप कहेंगे कि रेले क्या जी? आप कहेंगे कि रेले कमीशन के द्वारा जो है वो ये रेले कमीशन के द्वारा जो है ये आपका बनाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस सूफी संत में महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही के बारे में आप जानते होंगे कि महबूब इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रेमी। क्या इसको बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि ईश्वर का क्या बोलते हैं? ईश्वर का इसको प्रेमी बोलते हैं। अच्छा, ईश्वर का प्रेमी बोलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो आपका ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक क्या थे? आप कहेंगे चिश्ती क्या जी? आप कहेंगे चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। और इसकी इसकी दरगाह जो है वो आपका अजमेर में। कहाँ पे है जी? दरगाह 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 जो है वो आपका अजमेर में का अजमेर में। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेखा मुजीन उले। यही तो है राइट उत्तर आपका, यही तो हो जाएगा राइट उत्तर। अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा शेखा मुजी शेखा क्या इसको बोलते हैं? शेख निजामुद्दीन ओलिया। तो शेख निजामुद्दीन ओलिया ने आपका गयासुद्दीन तुगलक को बोला था कि दिल्ली दुरस्थ था, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। क्या है जी? आप कहेंगे दिल्ली अभी दूर है। इसके खास चेला जो थे वो आपका अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे जी? आपका ये किए थे वो आपका थे अमीर खुसरो थे। तो आपका ये कौन थे? तो आपका अमीर खुसरो इसके सबसे प्रिय प्रिय थे। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। तो आत्मसमर्पण जो किया था वो आपका किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण। ऑप्शन नंबर आत्मसमर्पण किया था। अगला नंबर प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न कहता है कि 1926 में कब्जीत आप कहेंगे कि 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की है? तो ये आपका किसने किया है? तो ये आपका किया है लीन लिथगो ने। लीन लिथगो आपको पता होगा वायसराय था 1936 से लेकर के 1943 तक ये भारत के वायसराय के रूप में रहा था। रीडिंग जो है वो आपका रीड किया था 21 वर्ष की उम्र से और 26 वर्ष तक ये रहा। इरविन जो है वो आपका 1926 से लेकर के 1931 तक रहा था। ये तो कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सोचिए को सूची दो से दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो समाचार दर्पण विराट यंग इंडिया। अच्छा, यंग इंडिया के बारे में तो आप जानते हो ना? यंग इंडिया के बारे में जानते हैं। यंग इंडिया के जो आपका लेखक है वो आपका कौन है? महात्मा गांधी है। अच्छा, केसरी केसरी के जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक वीजी तिलक है। कौन है? तो ये आपका वीजी तिलक है। अच्छा, मिरात उल अखबार जो है वो आपका राजा राम मोहन। और आपका समाचार दर्पण ये आपका जो है वो आपका जेसी मार्शमैन है। जेसी मार्शमैन है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं एक तो और आपका है मराठा केसरी।
क्या है जी, तो आपका है मराठा, मराठा केसरी, क्या है जी, मराठा केसरी कौन है, मराठा केसरी है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मराठा मराठा जो है वो आपका, मराठा और केसरी के लेखक जो है वो आपका कौन है जी, तब कि गंगाधर तिलक कौन है जी, तो आपका है कि गंगाधर, गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। और अगर मैं मराठा की बात करता हूँ तो मराठा जो है वो आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कौन, अंग्रेजी, अंग्रेजी में आपका जो है वो आपका लिखा हुआ। और ये जो था वो आपका था केसरी, जो था वो आपका लिखा हुआ था मराठी में, क्या जी, आप कहेंगे ये मराठी में लिखा था। ये जो था वो आपका दैनिक था, क्या था, आप कहेंगे ये जो था वो दैनिक था। और ये मराठा जो था वो ये आपका साप्ताहिक था, क्या था, साप्ताहिक, साप्ताहिक था। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इसका राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है 1857 का विद्रोह, विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका हुआ था, आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे पहले आपका मंगल पांडे ने किया था, आपका ये कि 19 अप्रैल 1897 को। और उसके बाद में ये आप फांसी पर चढ़ गए थे। तो सबसे पहले तो आपका बैरकपुर आपका हो जाएगा 4, उसके बाद मेरठ, मेरठ में आपका 10 मई को पहुंच गया था। उसके बाद में आपका दिल्ली में आ गया था, जिसमें आपका बहादुर शाह जफर उस समय था ही, दिल्ली मुगल बादशाह था, जिसको नेता बना करके ये आगे बढ़े थे। तो मेरे ख्याल 4, 2, 3, तो ये जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर आपका 60 यानी कि 60 है। तो 60 क्या कहता है, तो 60 कहता है कि ए, 60 कहता है कि भारत, भारत के, क्या जी, आप कहेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई। देखिए, रोलेट एक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह, तो रोलेट सत्याग्रह आपका 6 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, तो आप कहेंगे 6 अप्रैल, APR 6 अप्रैल 1919 को, क्या 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था, शुरू किया गया 6 अप्रैल 1919 को। ये महात्मा गांधी इस पे गिरफ्तार हो गए थे, क्या हो गए थे, तो आप कहेंगे कि महात्मा 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 गांधी जो है वो इसमें पहली बार, क्या जी, तो आप कहेंगे कि पहली बार जो है वो आपका गिरफ्तार हो गए थे। अच्छा, जालियांवाला बाग भी हुआ था, वो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा, रॉलेट एक्ट तो आपका आया था जाकर के कब आया था, 19 मार्च 1919 को, तक कब हुआ था, 19 मार्च 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिनियम, ये तो आपका आया था अधिवेशन जो होती है हमेशा दिसंबर में होती है। कब होती है, दिसंबर 1919 में होती है। तो सबसे अंतिम वाला पूछ रहा है, सबसे अंतिम वाला दिसंबर में हुआ था, है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है 61 नंबर प्रश्न कि यहाँ पे थोड़ा सा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था। तो ये आपका सभी तो समर्थन नहीं किया था, आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। ये इस जवाहरलाल नेहरू तो आपका जो है वो ये प्रस्ताव तैयार करने वाले व्यक्ति थे, क्या थे, आप कहेंगे प्रस्ताव तैयार किए थे, क्या किए थे, प्रस्ताव तैयार किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने आपका जो है वो आपका समर्थन किया था, क्या किया था, आप कहेंगे कि समर्थन किया था। अच्छा, ये भारत छोड़ो आंदोलन की आपका शुरुआत कब हुआ था, तो शुरू हुआ था आप कहेंगे कि 8 अगस्त, कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था, तो ये आपका हुआ था आपका मध्य प्रदेश ग्वालियर टाइप से, क्या जी, तो आप कहेंगे कि MP से आपका हुआ था जाकर के ग्वालियर, ग्वालियर टैंक के मैदान से। और उस समय जो था वो आपका वायसराय, वायसराय जो था वो आपका कौन था, तो उसमें वायसराय जो था वो आपका लीन लीन लीथ लीलित गो था, कौन था जी, आप कहेंगे ये जो था वो आपका कौन था जी, आप कहेंगे लीलित गो था। अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो आपको पता होगा कि अगर मैं बात करता हूँ पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं। पंचशील समझौता जो हुआ था वो आपका 1954 में हुआ था, कब हुआ था, 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में। तो कब हुआ था, 1954 में हुआ था, भारत और आपका चीन के बीच में आपका हुआ था। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ गुट निरपेक्षता, तो गुट निरपेक्षता आपका 1961 में आपका NAM उसको शांति। तो पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, तो गुट निरपेक्षता ये तो शामिल नहीं है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में तो शामिल है, इसको तो बोल ही रहा था। और एक दूसरे की भूभाग या अखंडता और संप्रभुता का परंपरा से होना, ये भी है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, ये भी है। तो ये तीनों तो है ही, ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फैल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम में बहती है। तो आपको पता होगा फाल्गु नदी के बारे में, आप जानते होंगे, फाल्गु फा आधा ला फाल्गु नदी, क्या जी, तो आपका फाल्गु नदी। अगर मैं बात करता हूँ फाल्गु नदी की, अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा तो अगर मैं फाल्गु नदी के बारे में बात करता हूँ दोस्त,
अगर मैं फाल्गु नदी की बात करता हूँ तो फाल्गु नदी जो है वो आपका फाल्गु नदी के किनारे आपका कौन है, तो आप कहें कि ये गया। हालांकि अभी इसको नाम चेंज करके कर दिया गया है, गया जी कर दिया। क्या नाम कर दिया गया, कह दें कि गया जी कर दिया गया। और ये फाल्गु नदी में ही आपका पितृपक्ष मेला जो है वो आपका लगती है। तो आपका फाल्गु नदी के किनारे ही आपका क्या लगती है, तो आपका ये पितृपक्ष आपका जो है वो आपका पितृपक्ष मेला जो है वो आपका लगती है। और इसमें जो है वो आपका पिंड दान करते हैं लोग, क्या कहते हैं, पिंड पिंड दान करते हैं। और आपका विष्णु पट जो है वो विष्णु पट मंदिर जो है वो आपका यहीं पे विष्णु क्या जी, आप कहेंगे विष्णु पट मंदिर जो है वो आपका ये। और इसी पे फाल्गु नदी पे ही आपका रबड़ क्या जी, रबड़ डैम है, क्या है, तो आपका है कि रबड़ डैम है। और इसी में जो है इसी को मतलब इसी में जो है वो जाकर के मिलती है आपका निरंजना नदी। निरंजना आपका नदी इसी को शायद बोलते हैं, फाल्गु नदी को ही बोलते हैं, निरंजना नदी बोलते हैं। तो बोलता है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बहती है। तो किस नदी के संगम से बहती है जी, तो आप कहेंगे निरंजना। ये फाल्गु तो इधर आती है, तो सोन तो नहीं होगा, सोन वाला खत्म हो जाएगा, सोन वाला खत्म हो जाए तो मोहना और आपका लीलाजन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 11 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो महिला में अगर मैं बात करता हूँ कि महिला में साक्षरता दर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, अगर मैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो आपका कितना है, तो आपका 51.50% है। कितने, 51.50% है। अगर मैं भारत की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में साक्षरता दर जो है वो आपका 74.04% जो है वो इसकी साक्षरता दर है। और अगर मैं बात करता हूँ साक्षरता दर जो है वो आपका सर्वा क्या जी, तो आपका ये सर्वाधिक जो है वो आपका कहाँ पे है, तो आपका कहाँ पे है, तो आपका ये जो है वो आपका केरला में। और न्यूनतम जो है वो आपका न्यूनतम जो है वो आपका कहाँ पे है, तो आपका न्यूनतम जो है वो आपका बिहार में। कौन जो है वो आपका ये कि बिहार में। और यूटी के मामले में कौन जी, तो आपका यूटी के मामले में जो है वो आपका लक्ष्य कहाँ पे जो है, तो आपका लक्षद्वीप। यूटी के मामले में सबसे मतलब कह रहा है कि जो है आपका सर्वाधिक जो है वो आपका केरला में, न्यूनतम बिहार में। और सर्वाधिक पढ़ा लिखा जो है वो आपका लक्षद्वीप पर है, मतलब लक्षद्वीप है। और आपका यूटी के मामले में सबसे न्यूनतम जो है वो आपका कौन है, तो आपका दादर नौगर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं बात करता हूँ बिहार में, तो क्या जी, तो आपका बिहार की अगर मैं बात करता हूँ तो बिहार में जो है वो आपका क्या है, तो आपका बिहार में जो है वो आपका कितना है, तो आपका 61.8% जो है वो आपका टोटल साक्षरता है। जिसमें जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया महिला जो है वो आपका 51.50 है। और अगर अगर मैं बात करता हूँ पुरुष की, तो पुरुष जो है वो आपका कितना है जी, तो आपका पुरुष जो है वो आपका 71.2% जो है वो आपका पुरुष रहता है। और महिला 51.50 जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा जो आपका सबसे कम साक्षरता दर के मामले में अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो सबसे कम जो है वो आपका कौन, तो आपका है कि पूर्णिया। कहाँ पे, तो आपका है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। और अधिकतम क्या जी, अधिकतम जो है वो आपका रोहतास है। कौन है जी, तो आपका रोहतास है। कौन है, रोहतास है। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ पूरा इंडिया लेवल पर, तो पूरा इंडिया लेवल पर अगर मैं पूरा इंडिया लेवल पर अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा इंडिया लेवल पर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो आपका मिजोरम में। कौन है, आपका है कि ये जो है वो आपका मिजोरम है। उसके बाद में आपका कौन है, तो आपका है गोवा। और उसके बाद में आपका त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा। कौन है जी, आपका है त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा। तो ये तीनों को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरा हो ये जो है वो आपका 100% जो है वो आपका पढ़ा लिखा जो है वो आपका घोषणा किया, 100% पढ़ा लिखा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है ग्रीन पीस क्या है। तो आपके ग्रीन पीस जो क्या है, तो ग्रीन पीस जो है वो आपका तो आपका ये ग्रीन पीस जो है वो आपका क्या है जी, तो आपका ये ग्रीन पीस जो है वो आपका एक एक तरह से पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि स्वस्थानिक क्या है। स्वस्थानिक जो है वो आपका क्या है, तो ये क्या है जी, तो ये आप जानते होंगे कि ये जो है वो आपका है ये जो है वो आपका क्या है, तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये जो है वो आपका है क्या। तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए, वनस्पतियों या जंतुओं का वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण
वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। तो ये आपका जो है वो आपका करेक्ट जो है वो आपका करेक्ट जवाब है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा-सा इनके बारे में डीप, तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो होता है आपका स्वस्थानीय होता है और एक तो होता है आपका बाह्य स्थानीय होता है, यानी कि इन सिटू और एक्स सिटू होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं इन SITU इन सिटू बोलते हैं, और उसके बाद में एक्स एक्स आपका एक्स सिटू बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं आपका स्वस्थानीय, और इसको बोलते हैं वाह्य स्थान। क्या? वाहम वाहम स्थान। तो ये स्वस्थानीय के बारे में आप जानते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो है, जैसे स्वास्थ्य आने का मतलब है कि बाहर गए बिना, मतलब आप मतलब बाहर नहीं जाने के अलावा, मतलब अंदर में ही आप जो है वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो ये आपका स्वास्थ्य आने हुआ। और वाह स्थान का मतलब है कि आप बाहर जाकर के सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो ये आपका वाह वाह स्थानीय हुआ। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये प्राकृतिक आवास हुआ, ये प्राकृतिक आवास हुआ। और जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, ये बाहर जाकर के अगर सेवा आप दे रहे हैं, प्राकृतिक आवास में आपका बाहर जाकर कर रहे हैं, तो ये जो है वो आपका क्या होती है, ये जो है वो आपका होती है जाकर के वह स्थानीय होती है। अच्छा, उसके बाद में जैसे आपका बोलते बोलते हैं फ्लोरा, क्या बोलते हैं? एक तो फ़ौना बोलते हैं, एक तो फ़्लोएम बोलते हैं, फ़्लोएम। क्या बोलते हैं? फ़ालोरा, इसका मतलब होती है हाँ, पादप के अध्ययन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप के अध्ययन। और उसके बाद में आपका फ़ौना, क्या बोलते हैं? आपका है कि फ़ौना होती है, ये आपका जानवर के अध्ययन को बोलते बोलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अगला नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ पे से ये चूज़ करिए ब्रो, कि निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार-भाटा आता है? तो ज्वार-भाटा आता है आपका ये, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, तब जो है वो आपका ज्वार-भाटा आती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भूपर्पट्टी का प्रमुख तत्व है? तो भूपर्पट्टी के मामले में आप जानते होंगे, भूपर्पट्टी भूपर्पट्टी। तो यह आपका, इसका तो एक ट्रिक था शायद करके, कि जो है वो आपका ओ सी एलो पो में। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो ओ से आपका हो जाती है जाकर के ऑक्सीजन, फिर आपका सिलिकॉन, फिर आपका होती है आपका एल्यूमीनियम के बाद आती है आपका फिर से आपका लोहा, फिर आपका होती है कैल्शियम, फिर आपका होती है कैल्शियम ही तो बोलते हैं लोहा के बाद आपका कैल्शियम, फिर आपका बोलते हैं ओसीएनओ के तो आपका ये आपका होती है सोडियम, फिर आपका होती है पोटेशियम, फिर आपका होती है मैग्नीशियम बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है वो आपका कितना है, तो आपका 46% है, ये आपका है जो आपका 27.27% है। एल्यूमीनियम जो है वो आपका 8%, लोहा जो है वो आपका 5% है। इस तरीके से तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की किस नदी को अपने अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो ये आपका दिया गया है किस नदी प्रदूषक के लिए? तो आपका ये जो है वो आपका दामोदर नदी। किसकी? दामोदर नदी के बारे में जानते हो? दामोदर नदी घाटी निगम जो है, दामोदर नदी घाटी निगम जो है वो आपका 1948 में आया था। और इस पे जो है वो दामोदर नदी पर जो है वो आपका क्या है जी, तो आपका है कि बांध है क्या जी, तो आपका पंचेट क्या है, तो आपका है कि पंचेट क्या है जी, तो आपका ये जो है वो आपका पंचेट बांध है। और अगर मैं बात करता हूँ दामोदर नदी घाटी की, अगर मैं बांध के मामले में, तो इस पे जो है वो आपका कौन सा बांध है जी, तो आपका इस पे जो है वो आपका बांध जो है दामोदर नदी घाट, अगर मैं बात करता हूँ इसकी सहायक नदी की बात करता हूँ, सा सहायक नदी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी सहायक नदी जो है वो आपका वराकर नदी। कौन है जी? आपका है कि ये वराकर नदी है। और वराकर नदी पर कई सारे बांध है, जैसे एक तो आपका है जैसे कि मेघना, क्या है, तो आपका है कि मेघना, कौन है, तो आपका मेघना है। और दूसरा जो है वो आपका तिलैया है, कौन है जी, तो आपका है कि तिलैया, कौन है जी, तो आपका है जो है वो आपका तिलैया है, कौन है जी, तो आपका है कि ये तिलैया है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कर्मनाशक के बारे में आप जानते हैं ना,
ये आपका जो है वो आपका ऐसा बोला जाता है कि कर्मों का नाश कर देता है। कोसी नदी के बारे में आप जानते हैं, कोसी नदी जो है वो लगभग जो है वो आपका ये जो है वो आपका सुपौल में जो है वो आपका एंट्री करती है, और ये गंगा से आपका मिलती है कटिहार में। तो ये आपका कहाँ पे मिलती है, तो आप कहेंगे सुपौल में इसकी एंट्री होती है, और ये जो है वो आपका गंगा नदी से आपका होती मिलती है कटिहार में। कटिहार में कहाँ पे जी, तो कुशेला में। कहाँ पे, कुशेला में ये मिलती है। अच्छा, दामोदर नदी घाटी निगम जो 1948 में बनाई गई थी, ये किसके बेस पर बनाई गई थी, मतलब कौन से तो ये अमेरिका अमेरिका जो है, अमेरिका की टेनेसी नदी, क्या जी, तो आप कहेंगे टेनेसी नदी। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सोचिए, एक को सोचिए, दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चुनिए। लेब्राडोर। हाँ, तो लेब्राडोर जो है वो आपका कहाँ, तो मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ कि लेबर जो है वो हमें हमेशा उत्तर चलाते हैं, तो उत्तर में 8 शांति रहती है। और उसके बाद में ब्राजील, तो ब्राजील जो है वो आपका दक्षिण में आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ क्यूरोशिवा, तो शिवा जो है वो आपका प्रशांत महासागर में रहती है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर आप अगुलहास जो है वो आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक है यहाँ से, तो आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता है कि भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो सर्वाधिक प्रभावित जो है वो आपका कौन है, तो आप कहेंगे कि सर्वाधिक प्रभावित जो है वो आपका कौन है जी, तो आपका ये आपका प्रभावित है आपका चंबल घाटी। कौन है जी, चंबल घाटी। अगला प्रश्न, हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं। तो ये जो है वो आपका पाए जाते हैं, दून एवं द्वार आपका पाए जाते हैं शिवालिक एवं लघु हिमालय में। कौन जी, शिवालिक और आपका लघु हिमालय। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं, आपका बांदीपुर कर्नाटक, ये तो आपका सही है। बांदीपुर कर्नाटक। पाखल, ये पाखल जो है ना वो आपका तेलंगाना, क्या जी, तो आपका है कि ये आपका तेलंगाना। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश। दाची गांव जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। और आपका जो है वो आपका दाची गांव जो है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पे क्या पे है, तो आपका है कि सलीम सलीम अली नेशनल पार्क है। उसके बाद में किश्तवाड़ा, क्या जीत आप है, किश्तवाड़ा। उसके बाद में दाची गांव जो आपका प्रसिद्ध है वो आपका प्रसिद्ध है हगुल हगुल के लिए, क्या जीत आप है, हगुल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका पीन वैली जो है वो यही है, क्या है जी, तो आपका पीन वैली नेशनल पार्क है। फिर आपका ग्रेट हिमालयन है, क्या जी, तो आपका GRA, ग्रेट हिमालयन। फिर आपका खी क्या इसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि खी गंगा, खीर अंग खी खीर गंगा, क्या इसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे खीर गंगा, क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे खीर गंगा बोलते हैं। तो ठीक है, चलिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में 3 सबसे बड़ी चीनी उत्पादक राज्य, क्योंकि चीनी चीनी और चाय के मामले में अगर देश में बात करते हैं, तो जो है वो आपका चाइना आते हैं। लेकिन चीनी के मामले में चीनी के उत्पादक राज्य है वो 3, तो बिहार तो नहीं होगा, तो बिहार वाला क्या आप काट दीजिए। इसमें इसमें आपका होगा जो आपका उत्तर प्रदेश होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, और आंध्र प्रदेश नहीं होगा, इसमें कर्नाटक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका 74 का जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 74 का। ठीक है जी, चलिए अगला नंबर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता होती है। ये तो नीफे वाला आप जानते ही होंगे, क्या इसको बोलते हैं, अ, नीफे वाला जानते हैं, निकेल और फेरिस इसमें होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाई जाती है। चंदूबी महोत्सव आपको पता होगा, चंदूबी महोत्सव जो मनाई जाती है वो आपका असम में मनाई जाती है। जैसे असम की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका यहाँ पे कौन कौन मनाई जाती है, तो आप कहेंगे चंदूबी मनाई जाती है। फिर आपका वानसुआ, क्या जी, तो आपका वानचुआ क्या, तो आप कहेंगे कि वानचुआ यहाँ पे। उसके बाद में आपका अम्बुबाची, क्या जी, तो आपका अम्बुबाची। काम क्या जी, काम राना, क्या जी, उसको बोलते हैं काम राना, क्या बोलते हैं, काम राना। उसके बाद में खेल गोपाल, क्या जी, तो आप कहेंगे कि खेल गोपाल। उसके बाद में कली गोपाल, क्या जी, तो आप कहेंगे बोले कली कली गोपाल। उसके बाद में यहाँ पे बिहू बिहू मनाई जाती है, बहुत ही अच्छी त्योहार है। उसमें अगर मैं बात करता हूँ नागल की, तो आप कहेंगे नागल में नागालैंड में आपका
नागालैंड के बारे में मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे मणिपुर की अगर मैं बताऊँ तो आप कहेंगे संगाई महोत्सव यहाँ पे मनाए थे। मणिपुर में आपका जो है संगाई क्या थी? तो आप कहें संगाई संगाई महोत्सव सभा महोत्सव मनाए थे। जैसे आपका अगर मैं मिज़ोरम की बात करता हूँ, मिज़ोरम की बात करें तो आपका बम्बू नृत्य क्या थी? बम्बू नृत्य आपका यहाँ पे मनाए थे। आपका चापचोर कुट क्या जी? उसको बोलते हैं चापचोर कूट जो है वो आपका मनाई जाती है। चापचोर कूट जो है वो आपका मनाई जाती है। ठीक है जी, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला नंबर कह रहा है ना कि जवाहर जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से लेकर के 1900 आपका 56 तक के चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चला था वो आपका 56 से लेकर के आपका जो है वो आपका 61 तक चला था, और तीसरा जो है वो आपका 61 से लेकर के आपका 66 तक चला था। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ जवाहर रोजगार योजना, तो ये आपका जवाहर रोजगार योजना जो है, जवाहर रोजगार योजना 1989 को ये चली थी, और इसकी जो है और जवाहर रोजगार योजना, और ये जो है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो ये आपका 1989 में शुरू की गई थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका चला था 1985 से लेकर के 1900 आपका 90 तक, ये जो है वो आपका चला था। और इसी में और 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा आवास चलाया गया था। क्या? इंदिरा आवास आवास चलाई गई थी। कब? कितना कब जी? तो 1985 से 1900 आपका 86 में ये जो है वो आपका चलाई गई थी। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं जैसे ही अगर मैं थोड़ी-सी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो आपका जैसे प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना क्या जी? तो आपका प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना क्या इसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री जवाहर रोज रोजगार रोजगार योजना क्या जी? रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये आपका चला था 1993 में। कब जी? 1993 में। और ये जो था वो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से लेकर के 1997। कब जी? तो आपका 1997 तक ये जो है वो आपका चली थी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता कि देशों के समूहों के साथ व्यापार देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो क्या इसको बोलते हैं? अगर मैं बात करता हूँ कि देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ब्लॉक बोलते हैं। देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा था ट्रेडिंग ब्लॉक कहा था। क्या कहा था? ट्रेडिंग ब्लॉक कहा था। उसके बाद में गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित अनुमोदित करता है? तो ये कौन अनुमोदित करता है जी? तो ये आपका करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है वो आपका ये करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है जो कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इसको बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं, और इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी इन दोनों के अंतर यानी कि डिफरेंट को क्या बोलते हैं? तो इन दोनों के डिफरेंट को बोलते हैं शुद्ध विदेशी आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध विदेशी आय बोलते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता। तो नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं। तो आपका है कि जमा राशि का अंश जो 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 बैंक खुद के पास रखता है यानी कि एसएलआर इसको बोलते हैं, एसएलआर। तो ये भी नहीं। तो आप कहेंगे जमा राशि का अंश जो बैंक उधारकर्ता को उधार दे सकते, नहीं ऐसा भी नहीं है। जमा राशि का अंश जो जो जब आप तरल नकद के रूप में अन्य बैंकों के पास रखते हैं, तो ये भी नहीं। राइट उत्तर आपका यही हो जाएगा, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, हाँ यही होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो ये गृहिणी की सेवा नहीं, पेंशन पेंशन तो ये सरकारी तो दे रहा है। चौकीदार आय, हाँ ये आपका जो है वो आपका सही हो सकती है। अगला नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जॉन रस्किन
सही नहीं है, तो ये जॉन रस्किन अनटू अनटू दिस लास्ट। तो इससे प्रभावित है आपका गांधी जी, ऐसा कुछ कर। जियोवात्रिक जियोवात्रिक स्टोरी क्या है? जी जियोवात्रिक स्टोरी आपका डेमोक्रेटिक थ्योरी। हाँ ये भी सही है। एस जयशंकर द इंडिया वे, ये भी सही है। उसके बाद में यहाँ पे एक डी ऑप्शन था जहाँ पे आपका था नेहरू। ये आपका व्हील ऑफ हिस्ट्री, व्हील ऑफ हिल ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो है वो आपका हिल ऑफ हिस्ट्री जो है वो इसके लेखक जानते हैं कौन है? राम मनोहर लोहिया। कौन है? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर आपका लोहिया। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल की शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये जो है वो आपका किसकी प्रसिद्ध कलाकार है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका है कुचिपुड़ी की। हाँ आप कहेंगे कुचिपुड़ी की नहीं, ये भारतनाट्यम की है। किसकी है? ये जो रुक्मानी देवी अरुंडल की शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी, तो ये आपका थी भारतनाट्यम। कौन थी? आप कहेंगे ये भारतनाट्यम की। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ये सब जो है वो आपका था, ये यूपी की है, ये केरला की है, ये कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश की है। तो ये सब है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लोकप्रिय लोकप्रिय गोपीनाथ वारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ वारदोली अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है जी? तो ये जो है वो आपका स्थित जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ, हाँ नाथ देता, नाथ नाथ दोगा तो वो हटना चाहेगा, तो गुवाहाटी कौन हो जाएगा जी? तो आप कहेंगे ये जो हो जाएगा वो आपका गुवाहाटी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा 5 दिसंबर को मनाए थे विश्व मिट्टी दिवस मनाई जाती है। और उसके बाद में आपका 22 मई को, या तो 22 मई को जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। और आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है। 18 अप्रैल को जो है आपका विश्व विरासत दिवस मनाई जाती है। तो आपका हो जाएगा जाकर के ये जो है वो आपका डी के 4, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मलावी गणराज्य की राजधानी जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपका वो जो आपका स्थित है वो आपका है मोगादिशु। कहाँ पे स्थित है जी? आपका लियोंगवे। कौन जो है वो आपका लियोंगवे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो 1307 कितना है जी? तो आप कहेंगे कि 1307 25 310, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न कहता है 89 नंबर प्रश्न है। कहता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है? तो साक्षरता दर सबसे कम अंकित किया गया है किसमें? तो आपका है कि दादर नगर हवेली, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया कौन है? क्रिया, तो राम क्या खेल रहा है? तो कुछ ना कुछ खेल रहा होगा, लेकिन खेलने का नाम नहीं बताया है। तो ये कौन सा क्रिया हो गया जी? तो आपका ये जो हुआ वो आपका हुआ अकर्मक क्रिया हुआ। अगर प्रश्न पूछने पर आ जाता है तो उसको कर्मक क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब है। इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा? तो आपका इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो है वो आपका है इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इत्यादि जो है वो आपका यंग संधि है। यहाँ के पहले कोई भी आधा अच्छा रहती है तो वो आपका यंग संधि रहती है। जैसे अगर मैं बताऊं स्व व ग त म स्वागतम, सु जोड़ आ ग त म आगतम होती है। और अगर मैं बात करता हूँ जैसे ए, क्या इसको बोलते हैं, जैसे आपका अत्याचार बोलते हैं या अत्याचार बोलते हैं। तो अति जोड़ आचार क्या बोलते हैं? अति जोड़ आपका आचार आचार बोलते हैं। जैसे आपका व्याकरण क्या बोलते हैं? व्याकरण, व्याकरण बोलते हैं। तो वी जोड़ में आपका व्याकरण, वी जोड़ आकरण, वी जोड़ आकरण बोलते हैं। जैसे और ये आपका जो ऐसे होती है वो यंग संधि होती है। अगर भागीरथी प्रयास मुहावरे से आप जो है ऊंची चढ़ के भागीरथ प्रयास मुहावरे मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। साधारण प्रयास जो है वो आपका आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा इसमें राइट उत्तर? तो आपका कि इसमें जो है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा साधारण प्रयास। आपका असाधारण प्रयास लगातार, ये जो भागीरथ प्रयास मुहावरे में उचित चयन कीजिए तो ये आपका हो जाएगा करके असाधारण प्रयास, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
ये जो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड साई। साइनोनिम्स का मतलब होती है समानार्थी, मतलब इसके समान। तो देखिए साई मतलब शर्मीला, ये तो फ्रैंक हो रहा है तो ये नहीं होगा। ओपन, ये तो ओपन हो रहा नहीं होगा। बोल्ड, बोल्ड हो रहा है तो नहीं होगा। शर्मीला मतलब क्वाय, क्वाय मतलब भी शर्मीले होता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स न्यू वर्ड कैन बी फ्रेम्ड बाय एडिंग द suffix टेंसर सन। तो सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स। सफिक्स, सफिक्स का मतलब होती है और प्रीफिक्स। तो सफिक्स का मतलब होती है, जैसे आपका होती है प्रत्यय होती है सफिक्स, यानी फिक्स हो गया मतलब ये सफिक्स मतलब आपका, ये आपका अंत में जुड़ती है सफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब जो है पहले जुड़ती है। तो बोल रहा है कि टी आई ओ एन लगा करके ये कौन बन सकती है? तो ऑपरेशन, ओ ओ डबल पी आर ई डबल एस आई ओ एन होती है। एस आई ओ एन टी आई ओ एन तो नहीं होती। फिर आपका होती है इम्प्रेशन, आई एम पी आर ई डबल एस आई ओ एन, ये भी नहीं होती। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सन ये होती है, सी ओ डबल एल ई सी टी ए आई टी आई ओ एन, हाँ ये हो सकती है टी आई ओ एन आपका ये हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न है किसी बल्लेबाज, ये मैथ का प्रश्न है। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निम्नलिखित औसत है। 13वीं पारियों में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके 5 रन बढ़ जाते हैं। तो 13वीं पारी में देखिए उसकी 12 पारी का औसत औसत निकालने के लिए बोल रहा है, और 13वीं पारी में उसका 96 रन है। 13वीं पारी में वह 13वीं पारी में जो है वो आपका वो 96 रन बनाता है, जिसके कारण उसका 5 रन बढ़ जाता है। तो 5 रन बढ़ता है तो ये 13वां पारी में बढ़ा, यानी कि इससे पहले वो 12 पारी खेला था और 5 रन सभी में बढ़ा है। तो 5 से गुना कर दीजिए तो 12 पचे की 60 है। तो 13वीं पारी के बाद उनका औसत क्या होगा? तो उनकी औसत देखिए 96 था तो 96 में से घटा दीजिए। तो 96 में से आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाए? देखिए वो बोल रहा है ना कि आपका ये कि 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है आपका 3 वर्ष में। 3 वर्ष में यानी कि 3 गुना, यानी कि 3 गुने में 3 पर पावर 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुने में 1। तो हमारा 9 गुना यानी कि 3 किया स्क्वायर, अगुने में 3, अगुने में आपका 2, 3 दूनी की 6, 6 बरस आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लुप्त चिन्ह को लगाइए। ये देखिए ये आपका हो जाएगा 8 से 1 काम है, ये आपका 27 से 1 काम है, ये आपका 64 से 1 काम है। ये 8 मतलब 2 के क्यू माइनस में मान, ये 3 के क्यू माइनस में आपका आपका मान, ये 4 का क्यू वो माइनस में मान, ये 5 का क्यू, 6 का क्यू, ये 7 का क्यू। तो 7 का क्यू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 7 का क्यू हो जाएगा जाकर के आपका 7 का क्यू माइनस में मान आपका हो जाएगा जाकर के 3 4 3, 3 4 3 में से 1 है 342। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के अंतवृत्त और परिवृत्त, देखिए अगर इसमें जो है वो फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए बाह्य परिवृत्त का क्षेत्र जो आपका क्षेत्रफल होती है वो आपका होती है 1 में आपका 2√3 होती है, और अंतःवृत्त की आपका होती है जाकर के, ये परिवृत्त की होती है और अंतःवृत्त क्या होती है? 1 आपका √3 होती है। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे ये बोला कि मतलब करेंगे इस मध्य स्थित वाले भाग को। तो इसको देखिए मैं बनाने की कोशिश थोड़ी सी करता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल होती है पाई और स्क्वायर होती है ना, तो पाई आर स्क्वायर और माइनस के पाई आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ से आपका पाई कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और आपका माइनस में आपका आर स्क्वायर हो जाएगा है? तो यहाँ पे अगर मैं आर की बात करता हूँ तो आपका हो जाएगा जाकर के एक्स बटा में आपका हो जाएगा 2√3 और माइनस के एक्स बटा में आपका हो जाएगा √3, और ये सब का जो है वो आपका स्क्वायर दे देते हैं। यहाँ पे देखिए तो थोड़ी सी अगर मैं बात करता हूँ ब्लू लेकर के, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के एक्स स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 2 दूनी की 4, 4 तिहाई के 12 और माइनस के आपका हो जाएगा जाकर के एक्स स्क्वायर और बटे में आपका हो जाएगा 3, 3 ही तो होगा। तो 12 12 का स्क्वायर यही हो जाएगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे एन से यहाँ पे। अच्छा ये जो है वो आपका पहले तो अगर आप देखोगे तो ये जो होता है ये जो होता है वो आपका होता है
ये जो होता है वो आपका होता है बाह्य वृत्त, नहीं, एक तो होता है अंतःवृत्त और एक तो होता है मध्य मध्य। तो बाह्य का जो होती है वो आपका x/√3 होती है, और अंदर का जो होती है वो आपका x/2√3 होती है। यानी कि ये जो है वो आपका जो थोड़ा सा इरेज होगा, और यहाँ पे जो होगा वो आपका वो हो जा करके आपका हो जाएगा जा करके x में आपका हो जाएगा 3, और माइनस के x/में आपका हो जाएगा जा करके आपका 12। तो 12 इसका जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। 3 चौके 12 आपका 4x माइनस के आपका x में आपका 12 हो जाएगा। तो घटेगा जो आपका हो जाएगा जाकर के 3x और बटा में आपका 12। तो 3 चौके 12 यानी कि x बटे के 4, और x बटे के अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, अगर अगर मैं x बटा के अगर मैं 4 देखता हूँ तो x बटा के 4 है, और गुणे में आपका 22 और बटे के 7 है। तो ये तो एक्स स्क्वायर है ना, हाँ? वही तो एक्स स्क्वायर है ये आपका जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। तो 8 देखिए, तो 8 गुना में आपका 8 और गुना में आपका 22 और बटा के 7 और गुने में आपका 4, यही तो होगा ना। तो यहाँ से तो आपका जो है वो आपका कट जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आपका 4 दूनी के 8, और ये 3 है, ये 4 है, 4 ये तो 7 है। तो 7 से तो कोई कटेगा नहीं। तो 7 है। तो 8 दूनी की 16, 16 दूनी 8 दूनी की 16, 16 दूनी की 16, 16 दूनी की 32 की 2 भाग 33, 33 34 और 1 35, और बटा में आपका जो है वो आपका 7 है। तो 7 बचे के 35 और आपका 0, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 7 दूनी की 14 बटे में 7, 50, 50 अब 50, 50 2 7 आता है, कितना आता है? तो आप कहेंगे कि 50 2 7, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक एक व्यक्ति 5 घंटे काम करते हुए 9 दिनों में 15 पेड़ों को काट सकता है, तो वह व्यक्ति कितने दिनों में 8 काम करके 40 पेड़ों को काट सकता है? तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसका फार्मूला एक तो होता है एम डी एच बटा बटा में आपका होती है W1 होती है, और M2 और आपका D2 और आपका H2 और बटा में आपका होती है W आपका 2 होती है। तो एक व्यक्ति तो 1 और गुणे में 5 घंटा तो 5, और गुणे में 9 दिन तो 9, और ये 15 पेड़ है तो आपका 15, ये तो काम हो गया ना। और फिर एक व्यक्ति है 8 घंटा में 40 पेड़ काटता है, 40 पेड़ तो 40 नीचे आ जाएगा, एक व्यक्ति 5 घंटे में 9 दिन तो पेड़ों को काट सकता है। तो ये 5 घंटे तो आपका दिन निकालने के लिए बोल रहा। तो 8 बचे के 40, और 5 दिया के 15, और 3 दिया के 9, 3 बचे के 15, 15 दिन जो है वो आपका करेक्ट जवाब होगा। ये देखिए अगला नंबर प्रश्न है। कहता है कि और ये लास्ट प्रश्न कहता है कि 15 लीटर के एक मिश्रण मिश्रण में दूध और दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 9:11 हो जाए? तो देखिए, ये जो है वो आपका 45 लीटर है ना, तो 45 लीटर है, और टोटल जो है वो आपका 5 है, जिसमें आपका दूध और पानी है। तो दूध कितना है? तो आप कह रहे 3 है, तो रियल में कितना है? 5 नमा 45 नोतिया के आपका 27 है। और देखिए 45 में से 5 में से आपका पानी जो है वो आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा? 5 2 दूनी के आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। अभी कहता है कितना कह रहा है कि इसमें इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 9:11 हो जाए, यानी कि 9:11 होने के लिए बोल रहा है, यानी कि पहले दूध है फिर पानी, यानी नीचे की बात कर रहा। और यहाँ पे जो है वो आपका 27/18 मतलब इतना होना। तो इसको हम कैसे काटेंगे कि ये जो है वो आपका 9 हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3, 3 से काटेंगे तो तीन और 27। अब इसको कितना से काटेंगे कि 11 आना चाहिए। तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी कि 6, और ये 5 और चाहिए, 6 5 11 5, तो 5 दिया के 15, यानी कि 15 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब आ जाएगा, और 15 ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो जो है वो हमारी खत्म होती है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।